अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड। आज है नॉवल की 6 एपिसोड और नॉवल है इश्क इंतहाई इश्क और इसको लिखा है अरीज शाह ने। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट फिनिश किया था कि वो अचानक इस निकाह को कबूल कर पाएगी। इसे यकीन था कि बड़ी अम्मा साईं अब अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगी। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे और नॉवल स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। इससे हौसला अफजाई होती है और सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को, ताकि हर नई आने वाली जो वीडियो है ना वो आपको आसानी से मिल जाया करे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आइए हम अपने नॉवल का आगाज़ करते हैं। वो अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई, या शायद पूरे ऑफिस की लाइट बंद हो चुकी थी। इससे पहले कि वो अपने केबिन से निकलता, जरिश की आवाज़ आई। शायद इसे अंधेरे में डर लग रहा था और सारे ही वर्कर्स जा चुके थे। इतने जरिश से कहा था कि इसका हॉस्टल शाहजम के रास्ते में आता है, इसलिए वो खुद इसे ड्रॉप करेगा। जिस पर बिना कुछ कहे जरिश मान गई। इसे वैसे भी रात के सफर से अकेले डर लगता था। सर, लाइट कैसे बंद हो गई? किसी से कहें जनरेटर या यूपीएस ऑन कर दे। वो कंफ्यूज से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाती इसके करीब आकर रुकी थी। घबराओ नहीं जरिश, मैं हूं ना यहाँ, और मेरे होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी को इंतज़ाम करवाता हूँ। वो अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन दरवाजे पे हाथ रखते हुए से ऐसा महसूस हुआ जैसे दरवाज़ा बंद हो चुका है। ये किस बेवकूफ़ ने लॉक कर दिया? वो दरवाजे को धक्का मारते हुए खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि इसके लॉक होने का सुनकर दरिश के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। ऐसे कैसे लॉक हो गया? कहीं इस चुड़ैल आइमा ही ने तो नहीं किया? यकीनन ये इस फितनी का काम है। सुबह बेकार में मुझसे लड़ने लगी और फिर कहती है देखना इसका क्या अंजाम होता है। और फिर मुझे इतना सारा काम देकर चली गई ताकि मैं जल्दी काम से फारिग ही ना हो सकूं। लेकिन इसने तो कहा था कि आप जा चुकी हैं, आप तो यहीं पर हैं। हाय अल्लाह, मतलब वो मुझे यहाँ अकेले बंद करके जाने वाली थी। इस फितनी मितनी का तो मैं सुबह हिसाब करूंगी, सर का एक बाल भी नहीं छोड़ूंगी। वो बेइंतहा गुस्से में बोली। रिलैक्स दरिश, तुम यहाँ अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें डरने या गुस्सा करने की हरगिज कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। अपने मोबाइल पर किसी का नंबर मिलाते हुए मुसलसल दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि दरिश काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। इसकी घबराहट वो समझ सकता था। शायद वो न जानती कि शाज़िम इसका हस्बैंड है, लेकिन इसके लिए तो इस दिन इससे शाज़िम ने बताया था कि इसकी अपनी वाइफ का नाम भी दरिश है और इसका निकाह गाँव में 2 साल पहले हुआ था और वो इसे देख नहीं पाया था। लेकिन इसे ये यकीन है कि इसकी वाइफ ने इसकी तस्वीर देखी थी, जिस पर दरिश अनजान बन चुकी थी, और आगे से बताया भी नहीं था कि इसका भी निकाह हो चुका है। मतलब तो यही निकलता था कि सब जानती थी कि वो इसका हस्बैंड है। तो इस तरह से घबराना डरना शातम को समझ नहीं आ रहा था। प्लीज जल्दी करें कुछ। वो दरवाज़ा चेक कर रहा था जब इसे दरिश की फिर से आवाज़ सुनाई दी। मुर्शिद, मेरे साथ इतनी ही प्रॉब्लम है तो खुद ट्राई कर लो, हो सकता है तुमसे खुल जाए। क्योंकि ये दरवाजे टूटेंगे नहीं तो हरगिज नहीं। क्योंकि ये दरवाजे टूटेंगे तो हरगिज नहीं, और ना ही मैं अपने नए नवेले ऑफिस का इतना कीमती मटेरियल ज़ाया कर सकता हूँ। अगर खोल सकती हो तो खोल लो, वरना खामोशी से पीछे होकर खड़ी हो जाओ। इसके ड्रामे मजीद बर्दाश्त करते हुए वो ज़रा सख्ती से बोला। देखिए, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल दें। मुझे मेरे घर जाना है। मैं नहीं रह सकती यहाँ आपके साथ। शाहजहां दरवाजे को गौर से देख रहा था। इसके बाद फिर पलटकर इसका चेहरा देखने लगा। क्यों, मैं कोई खूंखार भेड़िया हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है लड़की, और यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करने ही आई थी ना, तो फिर कितने ड्रामे क्यों? क्या लगा था मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तुम कौन हो? हैरत से खुली इसकी आंखों को देखकर शाहजहां को हंसी आने लगी, जैसे वो फौरन दबा गया। एक बात कान खोलकर सुन लो मिसिस दरिश शाहजम खान, पहले दिन से जानता हूँ तुम कौन हो। हर लड़की के साथ फ्री होना मेरी आदत नहीं है, और ना ही हर किसी को दूसरे तीसरे दिन डेट पर लेके जाता हूँ। तुम प्रैक्टिस कर रही थी तो सोचा मैं भी कर लूं, लेकिन मुर्शद अब ये ड्रामा हद से ज्यादा होता जा रहा है। हर किसी की जी हजूरी नहीं करता। मैं आजमाने आई थी ना मुझे ये देखने के लिए कि मैं किस किस्म का मर्द हूँ।
तो सुन लो, मैं इस किस्म के मर्दों में से हूँ जिनकी बीवियां इन पर फख्र करती हैं। अब खामोशी से यहाँ खड़ी रहो, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं खुला तो दोनों यहाँ पे सोएंगे। वो घूरते हुए सामने सोफे की तरफ इशारा करके बोला। दरिश पहले जरूर ड्रामा कर रही थी, लेकिन इसके ड्रामे का पर्दा फाश होते ही अब इसे असली डर लगने लगा था। मतलब वो जानता है कि वो इसका शौहर है और वो इसकी बीवी है, और अब वो इसके साथ कुछ भी करने का हक रखता है। तब से लेकर आगे 35 मिनट तक ना दरिश का मुंह खुला और ना ही दरवाज़ा। मुर्शद वाइफी ना मुर्शद वाइफी ना वॉचमैन फ़ोन उठा रहा है, ना कोई और मौजूद है। मैं जाज़म को फ़ोन करता हूँ, लेकिन वो मेरा भाई है, मैं इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखता। यहाँ आकर तशरीफ़ रखें और बेफ़िक्र होकर सो जाएँ, हम सुबह से पहले यहाँ से निकल सकते हैं। वो पुरसकून अंदाज में कहता कदम उठाता सोफे पर ना सिर्फ आकर बैठा था, बल्कि इस पर दराज हो चुका था, जबकि ज़रिश अंदर ही अंदर काफ़ी घबराई हुई थी। वो इससे ज़रा फासले पर कुर्सी पर बैठने लगी, लेकिन इसके बैठने से पहले शाज़म इसका हाथ थाम कर इसे खींच चुका था। तुम इतना घबरा क्यों रही हो मुर्शद वाइफी? अब तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही काटनी है। आराम से इसके कंधे इसके कंधे में से इसे सीने से लगाए इतने नरम अंदाज में बोला था। आराम से इसका कंधा अपने सीने से लगाए इतने नरम अंदाज में बोला था कि दरिश का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार हो चुका था। मैं शाज़म जुनैद खान तुमसे वादा करता हूँ कि कल सुबह तुम पूरे वक़ार से इस कमरे से बाहर निकलोगी। शोहर हूँ तुम्हारा, कोई लुटेरा नहीं। मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें छूना तो दूर तुम्हारे करीब तक नहीं होगा, लेकिन इस चेयर पर तुम आराम से नहीं बैठोगी। यकीन करो और सो जाओ। वो इसे पीछे सोफ़े के साथ लगाता अपने ऊपर से कोट उतारकर इसके ऊपर डाल चुका था। वो खामोशी से इसके चेहरे को देख रही थी, जबकि इसे अपने आप को देखता पाकर मैं सोफे के साथ टेक लगाए मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर चुका था। दरिश काफी देर से इसे ऐसे ही आंखें बंद किए देखती रही, फिर भी मुस्कुराकर आंखें बंद कर दी, क्योंकि रात तो इसे भी यहीं गुजारनी थी, इसी सोफे पर अपने मुहाफिज के साथ। हाँ, लेकिन कल सुबह वो इस आइमा का थैंक यू करने का इरादा पक्का रखती थी। आखिर इसकी वजह से इसे पता चला था कि इसका शौहर कितना अच्छा इंसान है। रात का 1 बजा रहा था कि इसे घड़ी पर कोई आवाज़ सुनाई दी। डरना डरना तो जमल ने कभी सीखा ही नहीं था। वो आराम से बेड से उठकर खिड़की के करीब आई, लेकिन अगले ही लम्हे इसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट फैल चुकी थी। कितने दिनों के बाद इसे देख रही थी। शायद यहाँ आने के बाद छठी दफ़ा और पिछले 5 मुलाकातों में इसने सिर्फ इससे थप्पड़ खाए थे। क्योंकि वो यहाँ भी जाती, इसके पीछे आ जाता, इसके काम में खलल पैदा करता। लेकिन 1 हफ्ता पहले हुई मुलाकात और आखिर थप्पड़ के बाद वो इसे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर गया था, जिसके बाद अमल ना चाहते हुए भी इसे मिस करने लगी थी। शायद लास्ट थप्पड़ इसे बुरा लग गया था, ऐसा जमल ने सोचा। इसे एक नज़र कमरे में मौजूद 2 और सोई लड़कियों पर डाली और फिर फौरन खिड़की खोली, लेकिन बिना आने वाले की परवाह किए रख कर एक चांटा इसके मुंह पर लगाया। कहाँ थे तुम? क्या कहा था तुमने मेरी हेल्प करोगे? मोबाइल बंद करके रखा है तुमने, इडियट कहीं के स्टूपिड इंसान। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। इसके सामने आते ही वो बुरी तरह से इससे लड़ पड़ी, क्योंकि वो इस पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी कि कोई इसे मिस कर रहा है। ससुराल में था बसंती, वहाँ पर मोबाइल बंद थे। तुम्हारे भाई की नज़र पड़ चुकी है मुझ पर। जब दिल चाहता है उठा कर ले जाता है और वहाँ जाकर अच्छी खासी धुलाई करता है। ये क्या बात हुई? मतलब होने वाले जीजू की कोई इज़्ज़त ही नहीं है। अब मैंने फैसला कर लिया है बसंती। पहले मैं सिर्फ़ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन अब इस जालिम जुनैद खान को अपना साला भी बनाकर दम लूँगा। वो गुस्से से एक ही बात अलग-अलग अंदाज़ में कह रहा था। एक ही बात है गब्बर, अगर मैं तुम्हारी दुल्हन बनूँगी तो जाज़म ऑटोमैटिकली तुम्हारा साला बन जाएगा। वो तेज से कहती फौरन अपनी ज़ुबान दाँतों में दबा गई थी। वो क्यों इसके सामने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी कि इसका दिल इस गुंडे के आगे झुकता चला जा रहा था। वो ज़मल जुनैद खान थी, हार नहीं मान सकती थी, लेकिन ये गब्बर इसे हरा रहा था और वो ना चाहते हुए भी इससे हार रही थी। चलो अपनी शक्ल दफ़ा करो यहाँ से, लड़कियाँ जाग जाएँगी, फिर शोर मच जाएगा। चलो निकलो यहाँ से। जाने का कहते हुए पीछे मुड़ी, लेकिन इससे पहले वो दूर जाती हुई इसका हाथ थामकर वापस अपने करीब खींच चुका था। आखिरी बार मिलने आया था तुमसे। जाने से पहले इसकी आधी बात पर ज़मर की पूरी आँखें खुल चुकी थीं, जिससे घबराकर वो फ़ौरन पूरी बात बताने लगा। एक बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मुझे कुछ वक़्त के लिए यहाँ से जाना पड़ रहा है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाऊँगा। आखिर अपनी बसंती को भगा के लेके जाना है, लेकिन इससे पहले तुझे कुछ देना है।
अपनी जेब से एक अंगूठी निकालते हुए इसके हाथ में पहना चुका था, जबकि जमल नहीं करती रहेगी, आज से तू सिर्फ मेरी है, बहुत जल्दी लेने आऊंगा। बिना इसके गुस्से की परवाह की इसके माथे को अपने लबों से छूता, जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से चला गया। लेकिन कहाँ गया, क्यों गया, जमल नहीं जानती थी और ना ही इसकी गुर्बत की वजह से कुछ पूछ पाई थी। मगर मैं घर में शादी होने वाली थी, वो वैसे भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन वो इसे यूं छोड़कर चला जाएगा ये तो इसने सोचा तक नहीं था। इसने घर में कदम रखा, अचानक ही नीचे वाले पोर्शन की लाइट ऑन हो गई। शुक्र है जाग रही है, वरना आज तो भूखा ही सा रहना पड़ता। रात के 2 बजने की वजह से वो सीधा अपने पोर्शन की तरफ जाने वाला था, लेकिन शायद वो इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ चुकी थी। सॉरी मकान मालकिन जी, आज मैं बहुत लेट हो गया, वो कुछ काम ज़्यादा था। इसे टेबल पर खाना लगाते देखा तो फ़ौरन आकर टेबल पर बैठ गया था, क्योंकि इस वक्त बहुत भूख लगी थी। वानी आपका इंतजार करते करते सो गई, आपसे बहुत नाराज है, वो आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई बैठी है। बेहतर होगा कि आप इसे अपने इतने करीब ना करें कि वो आपके बगैर ना रह पाए। निशाल खाना रख कर अंदर पानी लेने जा चुकी थी। अगर वो मेरे पास आती भी है तो मुझे कोई एतराज नहीं, आज जरूरी काम की वजह से मैं लेट हो गया, वरना रोज मैं टाइम पर ही आता हूँ। वानी मेरी जिम्मेदारी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है मेरी बेटी, आप फ़ज़ूल में इसे अपनी ज़िम्मेदारी बना रहे हैं। बेहतर होगा कि आप मेरी बेटी से ज़रा फ़ासला बना के रखें। जानते भी हैं आप शाम को किस कदर मिस कर रही थी, वो बस एक ही रट लगाई जा रही थी, जब तक इसका दोस्त नहीं आता वो खाना नहीं खाएगी। आज पहली बार मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा और आप इसे अपनी ज़िम्मेदारी कह रहे हैं। व्हाट? तुमने इस पे हाथ उठाया, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक 5 साल की बच्ची पर हाथ उठाते हुए कैसी माँ हो तुम? खाने का दूसरा नवाला अपने मुँह में डालना ही वाला था, इसकी बात सुनकर गुस्से से प्लेट पीछे करता उठ के खड़ा हो चुका था। मिस्टर यासिम हैदर शाह वो मेरी बेटी है, इसके साथ हर किस्म का सलूक करने का हक रखती हूँ मैं, और बहुत हो गया आपका ये सारा ड्रामा। अपना सामान उठाएं और निकले मेरे घर से, बहुत जल्द आपका रेंट आपको वापस कर दूंगी। लेकिन आप जैसे शख्स को अपने घर में एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझा दूंगी कि वानी से दूर रहें, लेकिन नहीं, आप शायद बहुत टेढ़े टेढ़े इंसान हैं और आप लोगों को भी वो औकात याद दिलानी आती है मुझे। शायद इसका गुस्सा देखते वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही थी। और रियली तुम मुझे इस तरह से निकालोगी? होती क्यों ना मुझे घर से निकालने वाली 6 महीने का एडवांस रेंट दिया है मैंने, जो तुम ना सिर्फ वो सामने वाले दुकानदार बल्कि वानी की स्कूल फीस में खर्च कर चुकी हो। जहाँ तक तुम्हारे ऑफिस की बात है तो वहाँ से तुम्हें तब तक एडवांस नहीं मिलेगा जब तक मैं नहीं जाऊँगा, और यहाँ और किसी को तुम जानती नहीं हो तो कहाँ से दोगी मेरे पैसे वापस? तुम क्या मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी? जब तुम किसी मरी हुई औरत की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए हुए हो, औकात याद दिलाएगी? आइंदा वानी यह पे मत उठाना, और ना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं यहाँ सिर्फ एक किराएदार हूँ। मकान मालकिन जी, वो आपकी नहीं मेरी बेटी है, निशाल जताते हुए बताने लगी, जिस पर ना चाहते हुए भी यासिर मुस्कुराया। फ्यूचर में मेरी भी होगी, सो डांटने बिना इसकी तरफ देखे खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब भूख वैसे भी मिट चुकी थी, वो एक 5 साल की बच्ची पर हाथ कैसे उठा सकती है? ये सोच-सोच के इसे गुस्सा आ रहा था। इसे अभी नींद का पहला झोंका ही लगा था कि इसे याद आया कि दादो साईं ने सोने से पहले 3 से 4 बार कहा था कि बहराम के कमरे में दूध लाज़मी पहुँचा देना। इसे ठंडा दूध पीने की आदत है, जिसे वो पूरी तरह भुलाकर नींद की वादी में गुम हो चुकी थी। या अल्लाह! मेरा दिमाग किधर रहता है? वो अपने आप को कोसती फौरन बेड से उठकर किचन में आई तो बहराम के कमरे की लाइट भी ऑन थी। मतलब वो जाग रहा था। जब से जानू साईं अगवा हुई थी, बहराम की तो नींद उड़ गई थी। दिल को भी इस पर बहुत तरस आता था, लेकिन वो क्या करती, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा था। इस नंबर पर इससे कोई फ़कीर मिला था तो यही कराची की सड़कों पर भीख माँगता था, और इससे बहुत मारपीट करने के बाद भी इसने यही कहा था कि वो नहीं जानता कि इसके नंबर पर किसने इसे फ़ोन किया है। दिल ने दूध का गिलास लाते हुए दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आने पर इसने ज़रा-सा दरवाज़ा खोलकर झाँक कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मौका अच्छा था, वो वैसे भी बहराम का सामना हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से टेबल के पास आई और दूध वहाँ पर रखते हुए पलटी। लेकिन अचानक अपने पीछे बहराम को बिना शर्ट के देखकर इसी की ऊपर की साँस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बाखुदा आज तो बड़े-बड़े लोग आए हैं, अच्छी बात है, आदत डालनी चाहिए। फ्यूचर में यहीं आना है। लहज़े में हमेशा की तरह दहकते जज़्बात की आँच सी थी। बहुत दिन हो गए तुम्हें सुकून से देख नहीं पाया था। दिल साईं आज सुबह से ख्वाहिश थी कि कहीं तो तुम आ जाओ। और देखो मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। इसका चेहरा अपने हाथों में लिए जज़्बात से बोझिल अंदाज में बोला, जबकि इसके शर्टलेस होने की वजह से दिल को बहक जाने का कोई बहाना नहीं सूझ रहा था।
और अपनी पलकें वो उठाकर इसे देख नहीं पा रही थी, जबकि वो इसकी हालत की परवाह किए बगैर इसके मज़ीद करीब से करीब तर होता जा रहा था। "बहराम साईं पीछे हटिए, मैं दूध रखने आई थी, मुझे वापस बाहर जाना है।" दिल के कॉन्फिडेंस से बोलते हुए भी इसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। शायद इसकी गुर्बत का असर था, "तुम्हें अपने करीब से कहीं नहीं जाने दूँगा, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने कमरे में ले आऊँगा।" इसके माथे को लबों से छूते हुए बोला, जबकि इसी के इस तरह से पास आने पर दिल इसके हाथ झटक कर पीछे हटी, लेकिन तवादुत बिगड़ने की वजह से गिरने से पहले ही बहराम इसे थाम चुका था। "आराम से दिल साईं, तुम्हारा ये डर कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और यकीन करो तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा, बहराम शाह तुम्हारा लिहाज़ नहीं कर पाएगा। खुद को भी नहीं, वो तुम सिर्फ़ मेरी हो, ये बात याद रखना।" वो जुनूनी अंदाज़ में कहता इसे गर्दन से पकड़ता अपने बेहद करीब कर चुका था, जबकि दिल अपने आप को छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसके मुज़ाहमत देखकर मुस्कुराया। चेहरा इसके चेहरे से करीब किया, दिल इसकी साँस अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो फ़ौरन चेहरा फेर गई, जबकि वो पूरे इस्तेहक़ाक़ से इसके गर्दन को अपने लबों से छूते हुए ना सिर्फ़ पीछे हटा, बल्कि दूध का गिलास अपने लबों से लगाए इसके चेहरे की सुर्ख़ी को फ़ुर्सत से मुलाहज़त कर रहा था। "अब आप यहाँ से जाना पसंद करेंगी या एक और ट्रेलर चाहिए?" वो इसी तरह से आँखें बंद किए इसकी खुशबू को अपने इर्द-गिर्द महसूस कर रही थी। इसके बोलने पर आँखें खोले अगले ही पल कमरे से बाहर की तरफ भाग चुकी थी। आज 1 हफ्ते के बाद भी इसे जानू साईं का कहीं कोई पता नहीं चला था। यकीनन दाइम शाह सूरी इसकी हालत पर मुस्कुरा रहा होगा, इसका मज़ाक उड़ा रहा होगा, इसे हारते हुए देखकर खुश हो रहा होगा। "मैं कैसे भी तुम तक पहुँचूँगा दाइम शाह सूरी, तुम मेरे माँ-बाप के कातिल हो, मेरे अपनों के कातिल हो। तुम्हारा साथ देने वाला हर शख़्स मेरा दुश्मन है।" जानू साईं की गुमशुदगी की वजह से दादू साईं का बीपी अक्सर हाई रहता, जिसकी वजह से वो इन्हें दवाइयाँ देकर रात को जल्दी सुला देता था, जबकि दिल भी बहुत परेशान थी और 2 दिन से बुखार भी था। जानू साईं को तो वो ढूँढ ही लेगा, लेकिन इससे पहले वो अपने अज़ीज़ रिश्ते को खो नहीं सकता था। इनका ख़्याल रखना भी इस पर फ़र्ज़ था। "लेकिन जासिम, कुछ ही दिन में तुम्हारी शादी होने जा रही है और अब तुम कह रहे हो कि तुम यूँ यूँ कहीं जा रहे हो, शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और जिस दिन तुम अपनी वापसी का बता रहे हो, इस दिन तो शादी है। शादी के बीच में और भी बहुत सारी रस्में होती हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे, बस मेरा आखिरी फैसला है।" तायशा ने गुस्सा होते हुए कहा, "आई एम सॉरी अम्मा साईं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से ऑर्डर आए हैं, अब मैं इनकार नहीं कर सकता।" जाज़िम समझाते हुए बोला, लेकिन तायशा इसकी किसी बात को समझने के लिए तैयार ना थी। इसकी वापसी सीधी शादी वाले दिन हो रही थी। शाज़म की बात तो होती तो बात और थी, इसका निकाह हो चुका था, लेकिन तुम्हारा तो निकाह तक नहीं हुआ था, और फिर तुम्हारी ये ज़िद। तायशा ने समझाते हुए कहा, "अम्मा साईं, अगर बात निकाह की है तो आज ही निकाह करा दें, लेकिन मैं ये मिशन कैंसल नहीं कर सकता। मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है, मैं मिस नहीं कर सकता।" वो इसे समझाने वाले अंदाज़ में बोला था, जबकि इसकी आखिरी बात पर तायशा सोचने पर मजबूर हो चुकी थी। अभी 10 मिनट पहले इसके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत निकाह का जोड़ा लाकर रखा गया था। उसने उठकर जोड़े को देखने की ज़हमत नहीं की थी। एक दिन में इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई। वो अपने घरवालों से इतनी दूर यहाँ आ चुकी थी। इसके घरवालों को इसकी कोई खबर नहीं थी। जिसने इसकी जान बचाई थी, जो इसका मसीहा था, वो ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में शामिल हो रही थी। हो सकता है वो किसी और को पसंद करते हों या किसी और से शादी करने की ख्वाहिश रखते हों। मैं इस तरह से इनकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल नहीं हो सकती। हुर्रम अपनी सोचों में गुम थी जब कोई दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ। इसे देखते ही वो अपना दुपट्टा गले से उतारकर खुद पर फैलाने लगी। इसका ये अंदाज़ हमेशा की तरह दाइम को आज भी बहुत अच्छा लगा था। "मैं जानता हूँ हुर्रम, तुम बड़ी अम्मा साईं की वजह से बहुत परेशान हो। परेशान तो मैं भी हूँ। इस तरह से अचानक निकाह, पता नहीं तुम मेरी बातों का क्या मतलब समझ रही होगी। लेकिन अगर इस वक़्त मैं वो अल्फ़ाज़ नहीं कहता तो बड़ी अम्मा साईं तुम्हें घर से निकाल देती और बाहर बहुत ख़तरा है, मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता।" वो समझाने वाले अंदाज़ में कहता हुआ इसके करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। मैं समझ सकती हूँ, आपने ये भी मेरे लिए ही किया है, मैं आपकी ज़िंदगी का अज़ाब बनती जा रही हूँ, आप भी कब तक मेरी मदद करेंगे? मेरी वजह से आपको इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ रहा है, मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती, आप प्लीज़ मुझे किसी हॉस्टल भिजवा दें। और जब भी मेरे घरवालों के बारे में कुछ खबर मिलेगी तो मुझे वापस भेज दीजिएगा। मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हुर्रम, मैं तुम्हें खुद से दूर मेरा मतलब है मुझे कल तुम्हारे भाई को जवाब देना होगा, और जहाँ तक तुम खुद को ज़बरदस्ती मुझ पर मुसल्लत होने की बातें कर रही हो तो मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं था। कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हें एतराज़ है। मैं बड़ी अम्मा को वापस भिजवाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इससे तो वो आपसे ख़फ़ा हो जाएँगी। इसे उठते देखकर वो फ़ौरन बोली थी, "ये मसला हल होते ही मैं इन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ये बात मेरे ख़ानदान में चली गई कि मैंने बड़ी अम्मा साईं की कोई बात मानने से इनकार कर दिया,
तो वो जाहिल लोग इन्हें बहुत बुरी तरह से ज़लील करेंगे। यहाँ बात मेरी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी अम्मा साईं की इज़्ज़त की है। वो मेरी सगी माँ ना सही, लेकिन उन्होंने मुझे अपने बेटे सा प्यार दिया है। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये बात इतनी सी इतनी की सी भर गई है, कि ये बात इतनी से बढ़ गई है। तो ठीक है, हम लोग निकाह कर लेते हैं, जब तक ये मसला हल होता है, तब तक बाद में मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो हम खुला हुर्रम की ओल-फोल बोल रही थी। और हुर्रम क्या ओल-फोल बोल रही थी, निकाह कोई मज़ाक नहीं होता, जो आज किया और कल तोड़ दिया। ये एक पाकीज़ा बंधन है, जिसे सारी ज़िंदगी निभाना पड़ता है। अगर तुम निकाह के लिए राज़ी हो, तो दिल से राज़ी हो जाओ। निकाह कोई वक़्ती खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो किसी मजबूरी में नहीं किया जाता, ये दिल से तस्लीम करना पड़ता है। ये कोई गुड्डा-गुड्डी का खेल नहीं है, निकाह निकाह तभी माना जाता है जब इसे दिल से कबूल किया जाए। मैं बड़ी अम्मा साईं से बात करता हूँ, वो इसके करीब से उठकर बाहर जाने लगा। रुक जाएँ, क्या अपनी माँ की तरबियत को इस तरह से शर्मिंदा करेंगे? क्या इन्हें पूरे ख़ानदान के सामने ज़लील करेंगे? तो और क्या करूँ? दरवाज़े की तरफ जाते इसके कदम वापस पलट आए थे। वो एक बार फिर से इसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। मैं निकाह के लिए राज़ी हूँ, अपने दिल से मैं जानती हूँ ये बहुत पकीज़ा बंधन है। और मैं इसे कोई खेल नहीं समझती। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ मेरी जान ही नहीं मेरी इज़्ज़त भी बचाई है। शाह, इस वक़्त मैं आपका साथ ना दे पाऊँ तो मुझे अपने होने पर भी शर्मिंदगी होगी। आप प्लीज़ इस निकाह के लिए राज़ी हो जाएँ अपने दिल से, इस निकाह को कबूल करें। मैं जानती हूँ आपके लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ी अम्मा साईं के लिए, जिन्होंने आपको पाला है, आपको इतना बड़ा किया, आपको इतनी अच्छी तरबियत दी है, इनके लिए हमें ये कदम उठाना होगा, लेकिन किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने दिल की रज़ामंदी से। क्योंकि ये कोई खेल नहीं है, ये निकाह है हर बंधन से अफ़ज़ल बंधन। थोड़ी देर पहले जो अल्फ़ाज़ शाह इसे समझा रहा था, वो ही इसे लुटा रही थी। वो बिना कुछ कहे बाहर चला गया, इसके पास कुछ कहने को था ही नहीं। इसे समझ आ चुका था कि ये सारा काम इसके सौतेले चाचा का है। वो बड़ी अम्मा साईं से इंतहाई नफ़रत करता है और इन्हें ज़लील करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, लेकिन शाह अपनी बड़ी अम्मा साईं के साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता था। इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, जिसे वो इग्नोर किए हुए अपने काम में बिज़ी था, लेकिन हर कॉल पर मोबाइल उठाकर ज़रूर देखता, ये ना हो कि इसके ऑफ़िस से कोई कॉल आ रही हो। अब वो इस फ़ोन से तंग आ चुका था, बंदा वो फ़ोन कर नहीं सकता था, तो मजबूरन इसने उठाकर कान से लगा लिया। जितना बेइज़्ज़त कर चुकी हो, वो कम है क्या? ये जो फ़ोन पर फिर से बातें सुनाना चाहती हो? वो इंतहाई गुस्से में बोला, मुझे तुमसे माफ़ी माँगनी थी। कल जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकते हो जाज़िम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कुछ देर पहले शर्मिंदगी से बोली थी, अब इसके लहजे में गुस्सा आ गया। 1 मिनट, अब क्या किया है मैंने मोहतरमा? अपनी गलती को नज़रअंदाज़ किए तो मुझे सुना रही हो। इसके इस अंदाज़ पर अब इसे भी गुस्सा आने लगा। तुमने क्या किया है जाज़िम? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि तायशा फूफा साईं कल सुबह निकाह के लिए यहाँ आ रही हैं? तुम इस तरह से अचानक निकाह रखकर मुझसे मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम इतना गिर सकते हो सिर्फ़ अपनी बेइज़्ज़ती का बदला लेने के लिए? तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। 1 मिनट, कौन-सी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी? और कौन-से बदले की बात कर रही हो? इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं, जो ज़रा-सी बात का बदला लेने तुम्हारे पीछे लग जाऊँगा। और जिस निकाह की बात कर रही हो, 10 दिन के बाद वो वैसे भी होने वाला है, तो क्या फ़र्क पड़ता है जो पहले हो जाएगा? मसरूफ़ हूँ मैं, तुम्हारी बकवास सुनने का वक़्त हरगिज़ नहीं है मेरे पास, इसीलिए फ़ज़ूल सोचें अपने दिमाग से निकालो और सुबह की तैयारी करो, क्योंकि जो निकाह 10 दिन बाद होने वाला था, वो कल सुबह होगा, क्योंकि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। मेरी वापसी शादी वाले दिन होगी। वो इसे सफाई नहीं देना चाहता था, ना ही इससे बात करना चाहता था, लेकिन फिर भी इसके दिमाग से अपने खिलाफ हर बात निकाल देना चाहता था। इसे ये बात बताना ज़रूरी नहीं कि वो किस काम के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन ना जाने क्यों ज़हीला के मामले में इसका दिल इतना ही कमीना था। वो चाहकर भी इस पर गुस्सा नहीं कर सकता था, वरना कल जो हरकत इसने की थी, इसके बाद जाज़िम की जगह कोई और होता तो इस शादी से इनकार कर देता, लेकिन वो अपने दिल के हाथों हमेशा से मजबूर था। मतलब से ही कहती हूँ मैं तो मुझे अपना गुलाम बना बना देखना चाहते हो ना? तुम चाहते हो मैं तुम्हारी चाकरी करूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भुलाकर तुम्हारी खानदानी बीवी बनकर रहूँ और जहाँ तुम्हारा दिल चाहे तो वहाँ जाकर मज़े करो। ज़हीला, तुम्हें जो सोचना है सोचो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये फ़तूर किसने भरा है, लेकिन मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं तुम्हारी बकवास पर ज़ाया करूँ। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, तुम्हें जो समझना है समझो। वो गुस्से से कहता मोबाइल रख चुका था। ज़ाहिला अपना मोबाइल वापस टेबल पर पटकती फिर से रोने लगी। थोड़ी देर पहले ही हैदर ने आकर खुद बताया था, कल इसका निकाह है और हमेशा की तरह वो सिवाय खामोशी के या फिर रोने के कुछ नहीं कर सकती थी।
बड़ी अम्मा साईं अपना तमाम गुस्सा, तमाम नाराज़गी भुलाकर इस वक़्त हुर्रम की दाएँ जानिब बैठी थीं, जबकि मरियम भी नया सूट पहने मज़े से फुल मेकअप किए इसके बाएँ जानिब आकर बैठ गई। शाह के कुछ दोस्त निकाह में शामिल थे, जबकि वाजिद बड़े मज़े से इसके मोबाइल पर वीडियो बनाने में मसरूफ़ था। शाह की ज़िंदगी के इस खूबसूरत लम्हे का एक-एक पल वो कैद कर रहा था। निकाह की रस्म अदा होने के बाद शाह हुर्रम के करीब आ बैठा था, जबकि बड़ी अम्मा साईं तो हर 2-3 मिनट के बाद इसका चेहरा चूमने लगतीं। कल तक वो इससे नफ़रत का इज़हार कर रही थीं, जबकि अब हुर्रम इनकी अपनायत पर काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। आई एम सॉरी हुर्रम, तुम्हारे अपने होने के बावजूद इस निकाह में इन लोगों को शामिल नहीं कर सका। वो इसके करीब बैठा काफ़ी उदास लग रहा था। मैं जानती हूँ आप मजबूर हैं, और सबसे अहम बात ये है ना कि मैं आपसे शादी करने के लिए अपनी मुकम्मल रज़ामंदी दे रही हूँ, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं अपने घर वालों को खुद ही समझा लूँगी। वो मेरी सारी बातें समझते हैं। वो किसी बड़ी बूढ़ी औरत की तरह इसे समझा रही थी, जबकि इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराया। आखिर अपनी शहज़ादी को हासिल कर चुका था। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा नहीं हो रही थी, जबकि हुर्रम की नज़र पटक-पटक कर इसके गाल पर उभरते डिंपल पर जा रही थी। तुम भी मुस्कुरा दो यार, आखिर तुम्हारी भी शादी हो रही है। वो मुस्कुराते हुए इसके कान में बोला। इसकी गहरी होती मुस्कुराहट को देखकर हुर्रम भी मुस्कुराई। वाह! दादो साईं ने कहा था, अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपको उदासी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका दिल मुतमईन होना चाहिए कि आपने कुछ गलत नहीं किया, और हुर्रम का दिल भी मुतमईन था। इसने एक औरत की इज़्ज़त और परवरिश पर उठने वाले सवाल को एक एक हलाल रिश्ते में तब्दील किया था, और इसने बिल्कुल सही किया था। आज इसकी दादो साईं इसके सामने होती तो इन्हें इस पर फ़ख्र होता। थोड़ी ही देर में हुर्रम को खामोशी से कमरे में ले जाने का इशारा किया गया, लेकिन असल परेशानी इसे तब शुरू हुई जब इसे अपने कमरे की बजाय शाह के कमरे में लाकर बिठाया गया। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं मरियम? दीदा, मुझे मेरे कमरे में जाना है। आप सही मायनों में इसके हाथ फूलने लगे थे। बड़ी अम्मा साईं का हुक्म है। नूरम बीबी, एक घर में तो आप दोनों वैसे भी रह रहे थे। इस रिश्ते को नाम तो इसीलिए दिया गया है ताकि आप दोनों के रिश्ते पर कोई सवाल ना उठाया जाए। अब से आप इस कमरे में रहेंगी, और परसों आप लोग इस्लामाबाद के लिए जाने वाले ही जाने वाले हैं। अच्छा है, हनीमून टूर भी साथ ही हो जाएगा। मरियम बेनियादी से कहती इसका शरारा बेड पर फैला रही थी, जबकि आने वाले लम्हात के बारे में सोचते हुए हुर्रम के हाथ-पैर थर-थर काँप रहे थे। वह बाहर बैठा अपने मोबाइल पर अपनी ज़िंदगी के हसीन-तरीन लम्हे देख रहा था कि एक छोटी-सी वीडियो क्लिप में वो इसके कान में कुछ सरगोशी करते हुए मुस्कुराया, और इसकी मुस्कुराहट को देखते हुए वो भी खिलखिलाई थी। इसकी खिलखिलाहट पर दाइम के चेहरे पर तबस्सुम खिला, और उसने देखते ही देखते सेंड का बटन दबा दिया। सुबह जाज़िम और ज़ायला का निकाह था। अपनी मुकम्मल तैयारी करके अभी बेड पर आके बैठा था जब इसके मोबाइल की रिंग टोन बजी। व्हाट्सएप पर आने वाली वीडियो को देखकर बहराम सही मायनों में चकरा कर रह गया था। कोई खुश शक्ल नुसा नौजवान इसकी दुल्हन बनी बहन के कानों में सरगोशी कर रहा था, और वो इसकी बात सुनकर खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। और इसके साथ ही एक और वीडियो आई। हुर्रम मुकद्दम शाह, वल्द मुकद्दम शाह, आपका निकाह दाइम शाह सूरी वल्द इसरार शाह सूरी के साथ तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। वो करोड़ों में भी इस आवाज़ को पहचान सकता था। इसके सामने इसकी बहन का निकाहनामा पर दस्तखत कर रही थी, यानी कि इसकी बहन ने अपने ही बाप के कातिल से शादी कर ली। बहराम की समातों पर जैसे बम गिरा था। इसकी बहन ऐसे कैसे कर सकती है? वो कैसे अपनी ही खानदान के कातिल के साथ निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन में बंध सकती है? वीडियो भी खत्म नहीं हुई थी जब मोबाइल बजा। इस नंबर से आने वाली कॉल को इसने फ़ौरन ही अटेंड कर लिया था। कैसे हो साले साहब? कैसा लगा सरप्राइज़? मेरी बहन हुर्रम कहाँ है? मिसेज़ दाइमशाह सूरी कहकर पुकारो, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। साले साहब, वो कहका लगाकर इसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दाइमशाह सूरी बहराम गुस्से से घुराया। घर के दामाद के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जाते। तुम्हें दादो साईं ने अकल नहीं सिखाई? खैर, इनसे भी बहुत शिकायत है मुझे, लेकिन फिलहाल मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है, फिर बात होगी। इसके गुस्से को एंजॉय करते हुए वो फ़ोन बंद करके अपने कमरे की जानिब आया था। यहाँ इसकी शहज़ादी दुल्हन बनी इसका इंतज़ार कर रही थी। इसने कमरे में कदम रखा तो हुर्रम सामने ही दुल्हन बनी बैठी थी। दाइम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगा। इसके हर कदम के साथ हुर्रम की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। मुझे लगा था तुम अब तक चेंज करके सोने की तैयारी पकड़ चुकी होगी, वो इसके करीब बैठे हुए कहने लगा, जबकि हुर्रम अब भी नर्वस थी, अपने कपड़ों पर लगे मोतियों से खेलने में मसरूफ़ थी। इसके हाथ की कपकपाहट बहुत वाज़ेह थी, लेकिन वो इसकी बात का भी ना कोई जवाब दिए इस तरह ज़ाहिर कर रही थी जैसे इसकी बात सुनी ना रही हो। वो जानता था वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरफ मुतवज्जो है। फिर से अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए अचानक ही दाहिम ने इसका दुपट्टे पर
रेंगता हाथ थाम लिया। माना तुम्हें तुम्हारा खेल बहुत अजीज होगा, लेकिन फजूल बोलने की आदत मुझे भी नहीं है, इसीलिए पहले तुम मुझे सुन लो, अपना ये खेल बाद में खेल लेना। मैं वो क्या बोले इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। बस अपना हाथ इसके हाथ से निकालने की कोशिश में वो अपने दूसरे हाथ को भी इसके हाथों में उलझा चुकी थी। अब मेरे हाथ छोड़ें। वो जो कब से भरपूर मज़ाहमत कर रही थी, अब इसी से कहने लगी। दाइम कब से इसकी बचकाना हरकतें देखे जा रहा था। वो ये बात अलग थी कि इसकी लरज़ती उठती झुकी पलकें इसकी नीयत ख़राब कर रही थी। अब तो ये हाथ ज़िंदगी भर के लिए थाम लिए हैं। अब नामुमकिन है ये मिसेस दाइम शाह सूरी, आदत डाल लो इस गिरफ्त को हमेशा के लिए सहने की। इसके बाद सुनते ही इसकी मज़ाहमत करते हाथ एक पल के लिए रुक गए थे। मुझे मेरे कमरे में जाना है। वो बेबसी से बोली कि इसके जज़्बात से भरपूर नज़रों की ताब ना लाना इस लड़की के बस की बात ना थी। अब तो ये नामुमकिन है। अब तो तुम मेरी बीवी बन के मेरे कमरे में आ चुकी हो। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। अब तुम्हें इसी कमरे में हमेशा रहना होगा। वो मुस्कुराहट दबाता इसके फेस एक्सप्रेशन देख रहा था, जो इसी की बात सुनकर बिल्कुल रोने जैसे हो चुके थे। अरे तुम क्या ये बच्चों की तरह रोने की शक्ल बना रही हो? अब बच्ची नहीं हो, शादीशुदा लड़की हो। तुम बात-बात पर रोने से ये मुँह बसूर लेने से काम नहीं चलेगा। वो इसे मज़ीद तंग करते हुए इसकी रोनी शक्ल पर कमेंट करते हुए बोला तो वो इसे देखने लगी। आप तो इतने अच्छे हैं मेरे साथ, ऐसे थोड़ी ना करें, ऐसे थोड़ी थोड़ी ना करेंगे। वो एक बार फिर से अपने हाथ छुड़वाते हुए कहने लगी। चेहरे पर मासूमियत की मासूमियत थी। हाँ, बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारे साथ तो कुछ भी बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम किस बुरे की बात कर रही हो जिसको करने से मैं अच्छा नहीं रहूँगा? वो मुस्कुराहट दबाए बोला, यही जो आप कर रहे हैं। इसने अपने हाथों की तरफ इशारा किया जो अब भी दाइम के हाथों में थे। ये करने का तो मैं हक महफूज कर चुका हूँ। वो इसके हाथ पर मज़ीद अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए बोला। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इसकी आँखों से गरम सयाल पानी गालों पे आ गिरा। वो एक ही जुमले में अपनी बेबसी इसके सामने बयान कर चुकी थी। शाह ने अगले ही लम्हे इसके हाथों को छोड़ दिया। "हुर्रम, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही मुझे अपने दिल की हर बात कहो। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हें नागवार गुज़रता है, प्लीज़ मुझे कहने से कभी घबराना मत। और जहाँ तक इस सब की बात है, मैं खुद भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, बहुत मासूम हो और दाइम शाह मर के भी कभी तुम्हारी मासूमियत पर हर्फ नहीं आने देगा। इंतहाई नरमी से इसके गालों पे गिरे मोतियों को अपनी उँगलियों के पोरों से चूमते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि तुम इस रिश्ते को आर्ज़ी या समझौता कभी मत समझना। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। इस रिश्ते से ज़्यादा आज़ादी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा ही होना पड़ेगा। खुद को मेरे लिए तैयार करो और अब उठो और ये कपड़े चेंज करो, वरना इनके सारे मोती तोड़ दोगी तुम। वो जो कब थे एक-एक मोती को उँगलियों से खींच-खींच कर उतार रही थी। अचानक ही हाथ रुक गई। वो नर्वसनेस के मारे वो नर्वसनेस के मारे जानती भी नहीं थी कि वो क्या कर रही है। जब नज़र अपने दुपट्टे पर पड़ी तो एक कोने से तकरीबन सारे ही मोती उखड़ चुके थे। हाय अल्लाह जी! ये मैंने क्या कर दिया? वो हैरानगी से अपनी हरकत देखते हुए बोली। इसे दुपट्टे का जनाज़ा निकाल दिया। दाइम इंतहाई नरमी से मुस्कुराकर बोला, जबकि इसके मुस्कुराते हुए डिंपल्स को देखकर अपने आप ही एक खूबसूरत मुस्कान इसके चेहरे का हिस्सा बनी थी। मरियम दीदा ने तो मुझे ज़रा ही डरा ही दिया था। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए फ़ौरन बेड से उठकर बाहर का रास्ता लेने लगी, लेकिन इससे पहले ही दाइम ने इसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचा था। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। मैं तुम्हें इस रिश्ते के लिए वक़्त दे रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हारा हर रास्ता अब मुझ तक ही आता है। तुम्हारी मंज़िल मैं ही हूँ। तो अब से तुम्हें यही रहना है मेरे पास। दाइम इसे अपने आप के बिल्कुल करीब ये इंतहाई नरमी से बोला था, जबकि इसके इतने करीब आकर हुर्रम की साँस एक बार फिर से सूख चुकी थी। तो मैं चेंज कैसे करूँगी? वो हल्की-सी मिनमिनाई। चेंजिंग रूम इस कमरे में भी है और चेंजिंग रूम के साथ-साथ तुम्हारी मरियम दीदा तुम्हारा सारा सामान इस चेंजिंग रूम में सेट करके जा चुकी हैं। अगर अगर तुम चेंज करना चाहो तो मेरी शर्ट छोड़ दो, क्योंकि मुझे भी चेंज करना है। इंतहाई मोहब्बत से इसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब किए बोल रहा था। आखिर में मुस्कुराते हुए इसके हाथों पे इशारा करने लगा, जो दोनों मुट्ठियाँ बंद किए इसकी कमीज़ को अपने हाथों में सख्ती से भींचे हुए थी। इसने अगले ही पल इसकी कमीज़ छोड़ दी थी और इसकी सख्ती की वजह से इसकी कमीज़ का बटन इसके हाथ में आ चुका था। सॉरी, वो अपनी दूसरी गलती पर शर्मिंदा होते हुए फ़ौरन रूम की तरफ भाग चुकी थी। क्या बात है मिसेज़ दायमशाह सूरी, आपने तो पहले ही दिन हम दोनों की शादी के जोड़ों की तबाही निकाल दी। वो अपनी कमीज़ का खुला गला देखते हुए इसके दुपट्टे के हाल को सोच रहा था। दायमशाह सूरी, एहतियात से, तुम्हारी शहज़ादी सीधे कपड़ों पर वार करती है, इज़्ज़त खतरे में है तुम्हारी। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए खुद से बुड़बुड़ाया था।
तकरीबन 10 मिनट के बाद वो मेकअप वगैरह साफ करके हल्के गुलाबी रंग का सादा सा सूट पहनकर बाहर आई थी। ये सारे कपड़े इसके लिए दाइम इसके यहाँ आए तीसरे दिन पर लाया था। सुने इसकी आवाज़ दाइम शाह सूरी जैसे मजबूत असाब के मालिक को देखो बेखुद कर रही थी। सुनाए न जाने इससे बात करते हुए इसके लहजे में इतनी नरमी कहाँ से आ जाती थी, वो खुद भी समझ नहीं पाया था। मैं कहाँ सोऊंगी, वो इसे देखकर पूछने लगी। वो खुद अब चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ बेड के इस तरफ इसने मुकम्मल जगह की तरफ इशारा किया। फिर आप कहाँ सोएंगे? वो अब चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था जब इसे फिर से मासूम सी आवाज़ सुनाई दी। वो चलते हुए इसके करीब आया और बेड की दूसरी साइड की तरफ इशारा किया। मैं वहाँ पे सोऊँगा मिसेज़ बेड की उस साइड पर। इसने बिल्कुल इसी अंदाज़ में बताया जिस तरह इसे इसकी जगह बताई थी और फिर मुस्कुराता हुआ वो चेंज रूम में चला गया। पूरम ने पहले बेड की तरफ देखा, फिर इसकी दूसरी साइड की तरफ देखा और फिर चेंज रूम के दरवाज़े की तरफ देखा। वो नर्वस ही अपनी उँगलियाँ चटखाते हुए अपने दुपट्टे के कोने को मुँह में डाल के दाँतों से खींचने लगी। तकरीबन 10 मिनट के फ़र्क से वो भी बाहर आया। शायद हुर्रम को सख्त नींद आई थी। इसने जिस जगह पर हुर्रम को सोने के लिए कहा था वो बिल्कुल इसी जगह सो रही थी, लेकिन बीच में तकियों की दीवार थी। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर तैयार है। मुस्कुराते हुए इसके करीब आया और अपनी जगह पर आकर लेट गया। दाइम की नींद जैसे नींद ही उड़ी हुई थी। इसकी नज़र भटक भटक कर इसके चेहरे की तरफ जा रही थी, जिसकी लरज़ पलकें साफ बयान कर रही थी कि वो जाग रही है। इसने लाइट ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन लाइट ऑफ होते ही उठकर बैठ गई। आपने लाइट ऑफ क्यों की? प्लीज़ प्लीज़ जलाएं। इसकी घबराई हुई आवाज़ पर इसने फ़ौरन लाइट वापस ऑन कर दी। क्या हुआ हुर्रम, तुम ठीक तो हो? वो परेशानी से उठकर इसके करीब बैठा। अगर आप लाइट ऑफ करके सोते हैं तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाऊँगी। मुझे अंधेरे में डर लगता है। लाइट ऑफ करके सिर्फ़ तभी सोती हूँ जब दादो साईं या दिलदीदा साईं मेरे साथ सोती हैं, वरना अकेले में कभी नहीं। मुझे डर लगता है। एक ही साँस में तेज़-तेज़ इसे पूरी बात बता चुकी थी। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम अकेली कहाँ हो? मैं भी तो हूँ यहाँ। इसकी पूरी बात सुनने के बाद दाइम हल निकालता हूँ इसे बताने लगा। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी-सी बहादुर बनो। तुम दाइम शाह सूरी की बीवी हो, ये बुज़दिली नहीं चलेगी। इस बार वो अपने लहजे में थोड़ी सख्ती लिए बोला था, क्योंकि इसे लग रहा था कि हुर्रम की बुज़दिली इसे आगे मुसीबत में डाल सकती है। इसने लाइट ऑफ की तो हुर्रम कुछ भी ना बोली। दिल ही दिल में आयतें पढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसे अपना हाथ सख्त गिरफ्त में महसूस हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। इसके हाथ को अपने हाथ में दबाए अपने लबों तक ले गया। जबकि इसके लबों का लम्स अपने हाथ पर महसूस करते हुर्रम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बस इसका हाथ ज़रा-सा काँपा था, जैसे महसूस करते हुए दाइम के हाथ चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि एक शर्मीली सी मुस्कुराहट किसी और के चेहरे की भी रौनक बन गई है। इसे कल रात को ही पता चला था कि कल ज़ायला का निकाह है। अचानक निकाह पर पहले तो वो परेशान हो गया, लेकिन फिर जब इसे जाज़िम की मजबूरी पता चली तो वो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही मजबूरी में फँसा हुआ था। वो जानता था जाज़िम की ड्यूटी इतनी ही सख्त है। वो नीचे आया तो वानी खामोशी से टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी और इसका मूड बता रहा था कि वो इस वक़्त अपनी माँ से सख्त ख़फ़ा है। यासिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और वानी को गुड मॉर्निंग कहने के लिए तो इसके गाल पर बोसा देने लगा, लेकिन इससे पहले ही वो मुंह फेर चुकी थी। शायद इससे भी सख्त खफा थी। मेरा बच्चा नाराज है मुझसे, मोहब्बत से इसे देखते हुए बोला। न जाने क्यों इसकी नाराजगी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वानी सबसे नाराज है, वो किसी से बात नहीं करेगी। वो मुंह बसूर का कहते पराठे का नवाला अपने मुंह में रखने लगी, जबकि इसके अंदाज पर अंदर से आती निशाल भी परेशान थी। एक तो कल रात की बातों को सोचने की वजह से सारी रात नींद नहीं आई थी और अब इसकी बेटी भी इससे नाराज थी। वानी आई एम सॉरी मेरा बच्चा, इस तरफ देखो तो सही। इसकी नाराज़गी को देखते हुए यासीन बहुत परेशान हो चुका था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इससे रूठ गया और वो इसे मनाता मनाता रहे, लेकिन आज जो वजूद इसके सामने जो बैठा था वो इतना आम नहीं था कि वो इसे यूं ही नाराज़ रहने देता। बेबी, अपने दोस्त की अपनी गलती समझ कर माफ़ कर दो। इस बार वो इसे उठाकर अपनी गोद में रख चुका था, लेकिन वो अब भी मुँह फेरे हुए बैठी थी। कितने हक़ से वो रूठी हुई थी। इसे ये जैसे यकीन था कि वो इसे ज़रूर मनाएगा और वो इसे मना रहा था। निशाल बेबसी से इन दोनों को देख रही थी। वो चाहकर भी इस शख्स को अपनी बेटी से दूर नहीं कर पा रही थी। वो इसके 6 माह का रेंट को आसानी से वापस नहीं कर सकती थी, लेकिन इसने सोचा था आज वो अपने बॉस से एडवांस पेमेंट की बात ज़रूर करेगी। हो सकता है इसका बॉस इसकी प्रॉब्लम को समझ जाए और वो इस मुसीबत से अपनी जान छुड़ा ले। वानी, हम लेट हो रहे हैं, मैं तुम्हारा बैग लेकर आती हूँ। वो इसे कहकर अंदर चली गई। अभी वो अंदर इसका बैग पैक कर ही रही थी जब इसे बाहर से अपनी बेटी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। यानी वो इसे मना चुका था, लेकिन
कैसे? वानी को मनाना इतना आसान नहीं, वो सोचती हुई बाहर आई थी। बाहर आके देखा वो यासिम के बाजू को झूला बनाए झूलती हुई हंस रही थी। चलो बस बाकी एंजॉयमेंट स्कूल से आकर कर लेना, हम लेट हो रहे हैं। मोहब्बत से इसका चेहरा चूमता इसे उठाकर बाहर ले आया। निशाल ने पहले सोचा क्यों ना इसके साथ ना जाए, वैसे भी बेकार में ही गले पड़ रहा है, अब मजीद इसका एहसान नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो इसे छोड़कर कोई एहसान नहीं कर रहा था। इसके बदले में वो इसके लिए खाना बनाती थी और ये डील भी इसी ने ही रखी थी। क्या हुआ, ताला नहीं लग रहा क्या? इसे दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ा देखकर यासिम इसके पास आया। नहीं कुछ नहीं, वो इसे इग्नोर करके फौरन गाड़ी में आ बैठी। वो भी एक नज़र दरवाजे की तरफ देखकर कंधे झुकाता ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। शायद वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस पर अपने जज्बात ज़ाहिर करने लगा था। कल सारी रात तो अपने गुस्से और अपने अल्फाज पर गौर करता रहा। वो कल रात को बहुत कुछ कह चुका था, लेकिन कुछ भी गलत या झूठ नहीं था। अच्छा ही है निशाल खुद ही समझ जाए कि वो इसके लिए क्या जज्बात रखता है, और वानी पर हाथ उठाने की गलती दोबारा कभी न करे। वो बेशक निशाल से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था, लेकिन वानी से इसकी मोहब्बत में कोई खोट या बनावट नहीं थी। वो सच में इस बच्ची को बहुत चाहने लगा था। वो इसे अपनी सगी बेटी की तरह अजीज होने लगी थी। शायद यही वजह थी कि वानी भी इसे बहुत चाहने लगी थी, लेकिन इनकी ये चाहत निशाल को पसंद नहीं थी। वो अपनी बेटी को इसे दूर करना चाहती थी और इसे यकीन था कि ऐसा कुछ करने के लिए आज वो अरहम से बात ज़रूर करेगी। हाँ, इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करने वाली थी। वो जो भी कर रही थी इसमें कुछ गलत नहीं था। हर औरत को अपने लिए लड़ने का हक हासिल है, लेकिन वो ये सब कुछ किसी गलत नीयत से नहीं कर रहा था। वो इससे प्यार करने लगा था और वो इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता था। इसे इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना चाहता था। जानता था ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। शायद वो अपने पहले शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती होगी। इसे भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना इसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन ज़िंदगी एक जगह रुक जाने का नाम तो नहीं। और वो इसे सारी ज़िंदगी बेआसरा बेसहारा नहीं देख सकता था। वो जानता था निशाल के लिए एक नई ज़िंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचती तो शायद 5 साल पहले सोचती, जब इसके शौहर का इंतकाल हुआ। 5 साल तक वो अकेली तन्हा इस दुनिया से लड़ती रही और अपनी बेटी की परवरिश की, और अब अचानक कोई भी इसकी ज़िंदगी में आएगा तो निशाल को बुरा लगेगा। शाह अब इसे अकेले लड़ने जीने की आदत हो चुकी थी। वो बहुत बहादुर थी, लेकिन एक बात तय थी कि यासिम इस बहादुर लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल ज़रूर करेगा। ज़ाइला हैदर शाह वल्द हैदर शाह। आपका निकाह जाज़िम जुनैद खान वल्द जुनैद खान के साथ 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सब लोग इस वक्त हॉल में मौजूद थे। जाज़िम निकाहनामा पर दस्तखत कर चुका था और कुछ ही देर में इसकी मोहब्बत भी हमेशा के लिए इसके नाम होने वाली थी। इससे नाराज़ होने के बावजूद भी वो बहुत सरशार था। शायद मोहब्बत पा लेने की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। शाहज़ाद थोड़ी देर के बाद इसे तंग कर रहा था, लेकिन आज तो जैसे वो किसी बात का कोई असर ही नहीं ले रहा था। शाहज़ाद की शरारतें, इसकी छेड़छाड़ को वो मुस्कुराते हुए कबूल कर रहा था। कबूल है। हॉल में ज़ाइला की आवाज़ गूंजी, जिसके साथ ही इसने सामने रखे हुए कागजात पर साइन किए, जबकि इसकी आंखों से बहते आंसुओं को हैदर ने अपने हाथों से साफ करते हुए इसके माथे पर बोसा दिया था। तुम मेरा गरूर हो ज़ाइला, वो इसे अपने सीने से लगाए हुए बोला। शायद ज़ाइला यही सुनना चाहती थी। खामोशी से इसके सीने से लगी सामने खड़े जाज़िम को देख रही थी। वो जज्बात से भरपूर नज़रों से इसके चेहरे का तवाफ कर रहा था। खामोशी से अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद इस वक्त वो इसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी। वो अपने मोबाइल पर मुसलसल गब्बर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो वो फ़ोन उठा रहा था, ना ही इसके मैसेजेस देख रहा था। ज़रूर जेल में होगा ये लोफर। इस दिन के बाद अमल और इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो इसे अंगूठी पहनाकर न जाने कहाँ गायब हो चुका था, और जिस दिन से इसने ये अंगूठी पहनाई थी, जमल का दिल ही ना चाहा वो इसको उतारे। इस अंगूठी को देखते हुए इसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती। बार बार फ़ोन करने की कोशिश के बाद फ़ोन न उठाने पर वो गुस्से से उठकर बाहर आ गई। अभी थोड़ी देर पहले ही जाज़िम और ज़ाइला का निकाह हुआ था। तब से लेकर अब तक वो कमरे में गब्बर को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मजाल है वो फ़ोन उठा ले, अब तुम मुझे फ़ोन करते रहना, मैं भी नहीं उठाऊँगी। वो गुस्से से ज़ाइला के कमरे में आ गई थी, जो निकाह के बाद से लेकर अब तक काफ़ी उदास थी। शायद निकाह ऐसा ही लम्हा होता है जो बेटियों को कुछ वक़्त के लिए उदास लेकिन वालिदैन को सुकून देता है। इसकी आँख खुली तो इसके बिल्कुल करीब सो रहा था। तकियों की जो कल रात इसने एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई थी, वो तो सारे ज़मीन पर पड़े थे, लेकिन सारे तकिए इसकी साइड पर पड़े थे, जैसे इसी ने नीचे गिराए हों। ये मैंने क्या कर दिया? खुद ही लाइन बनाकर खुद बॉर्डर तोड़ दिया। वो जल्दी से सारे तकिए उठाती फिर से लाइन बनाने लगी, जबकि दाएँ आँखें बंद की इसकी हरकतें एन्जॉय कर रहा था। शुक्र है मैं इनसे पहले जागी, वरना ये क्या सोचते मेरे बारे में।
کہ خود ہی میں نے LOC لائن بنائی اور پھر میں نے خود ہی توڑ دی۔ اس نے ایک نظر سامنے بڑی سی گھڑی پر دیکھا جو 11 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اللہ اتنا لیٹ! اگر دادا سائیں کو پتہ چلتا تو دل دیدہ سے میرے اوپر پانی گرانے کی دھمکیاں دلواتے۔ تو اس کے تو اس کے کرنے والے کون سی بات ہے، وہ کون سی سچی مجھ پر پانی گرا دیتی تھی۔ وہ تو بہت پیاری ہیں۔ اسے بے اختیار ہی اپنی دادی پر پیار آیا۔ وہ خود سے باتیں کرتی پھر ایک نظر دائم کو سوتے ہوئے دیکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی دائم نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے مسکرا کر دیکھا، تکیوں کی وہ لائن پھر سے تیار تھی جو کل رات کسی رقیب کی طرح اس سے مار کھا کر نیچے زمین پر سوئے تھے۔ میرے ہی پیسوں پر اس گھر میں عیش کر رہی ہو، میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا تم لوگوں کی تو میں جان نکال دیتا، اگر تم لوگوں میں جان ہوتی تو وہ تکیوں کو گھورتے ہوئے بڑبڑایا، خیر پڑے رہو یہیں پر رات کو تم لوگوں کو کی بینڈ بجا دوں گا۔ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر آنکھیں بند کرنے لگا کہ ساری رات وہ ایک سیکنڈ کو بھی نہیں سو پایا تھا۔ خرم کا نازک سا ہاتھ ساری رات اس کے ہاتھ میں تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے جیسے وہ کسی اور جہان میں تھا۔ اس کی شہزادی اس کے پاس آ چکی تھی ہمیشہ کے لیے، جسے وہ اب خود سے کبھی دور نہیں جانے دینے والا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اب تو کھلی آنکھوں اور بند آنکھوں میں دونوں سے اسی کا چہرہ نظر آتا تھا۔ حرم فریش ہو کر واپس آئی، تب بھی وہ ایسے ہی سو رہا تھا۔ نو جانو سائیں، اچھی بچی کسی کو سوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ شرارت نہیں کرتی۔ وہ اسے اپنے شرارتی دل کو ڈانٹتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر رکی، لیکن نظر بھٹک بھٹک کر دائم کے سوئے ہوئے وجود پر جا رہی تھی۔ جانو سائیں باز آ جاؤ، کوئی شرارت نہیں، اس نے پھر سے اپنے آپ کو ڈانٹا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، کل سے اس کا دل بہت مطمئن تھا۔ وہ ڈر خوف جو اس رات سے اس کے دل میں بیٹھا تھا کل سے سو گیا تھا، جیسے اس کے پاس ایک مضبوط سہارا ہو۔ اسے یقین تھا کہ دائم اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا، اس کا محافظ اب ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ لیکن کل نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے دائم کا مکمل نام سن کر اسے وہ سوری یاد آیا تھا جس کا ذکر وہ لوگ کر رہے تھے۔ سوری، یہاں پہ میں تھوڑا سا غلط بول گئی، میں دوبارہ یہ لائن ریپیٹ کر رہی ہوں۔ اس میں یہاں پہ یہ بتایا کہ لیکن کل نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے دائم کا مکمل نام سن کر اسے وہ سوری یاد آیا تھا جس کا ذکر وہ لوگ کر رہے تھے جنہوں نے اس سے کڈنیپ کیا تھا، لیکن پھر اپنے دل میں آئے برے خیالات کو جھٹلا گئی۔ دائم شاہ سوری کتنا اچھا انسان تھا، اس کے لیے کچھ نہیں کر رہا تھا، یہ وہ نہیں ہو سکتا، اسے یقین تھا، اور ہر بات سے بڑھ کر وہ اس کے بھائی کا دوست تھا۔ اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے اس کا دھیان ایک بار پھر سے دائم کی طرف گیا۔ جانو سائیں، اب تم اس طرف نہیں دیکھو گی، گندی بچی ایسے سوئے ہوئے لوگوں کے ساتھ شرارت نہیں کرتے۔ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف چوٹی میں قید کرتے ہوئے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ تو سوری دائم، لیکن ایک شرارت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دائم کی چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا رومال اٹھا کر واش روم چلی گئی اور پھر واپس آ کر سب سے پہلے دروازہ کھولا۔ بھاگنے کی پوری تیاری کر کے وہ گیلے رومال کو پھیلا کر کھولنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رومال دائم کے چہرے پر پھیلا کر باہر بھاگ گئی۔ ایسے بہت مشکل سے ابھی نیند کا پہلا جھٹکا ہی لگا تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کس کی شرارت ہے؟ وہ اپنے چہرے سے گیلا رومال ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا تو مسز دائم شاہ کا تو یہ کام بھی آتے ہیں۔ اس کی حرکت اسے بہت اچھی لگی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ یہی حرکت اگر کوئی اور کرتا تو اب تک وہ اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا ہوتا۔ سو سویٹ مسز دلکشی سے مسکراتا ہوا رومال واپس اپنے چہرے پر ڈال کر پھر سے سو گیا، کیونکہ اس سے بدلہ لینے کا ارادہ وہ جاگ کر رکھتا تھا۔ حرم جو نیچے بیٹھی اس کے ہنگامے کا انتظار کر رہی تھی، انتظار ہی کرتی رہ گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب دائم پوچھے گا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے تو وہ صاف انکار کر کے معصوم شکل بنا لے گی، اور دل دیدہ تو ویسے ہی بھی کہتی تھی کہ اس کے معصوم سے چہرے کی وجہ سے کوئی اسے کھل کر ڈانٹ بھی نہیں پاتا۔ دائم تو ویسے بھی اس پر بالکل بھی غصہ نہیں ہوتا تھا۔ صبح 10 بجے ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد مہمانوں کو سنبھالنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شام 5 بجے تک بھی ختم نہ ہوا تھا۔ یہ نکاح جتنی سادگی سے رکھا گیا تھا اتنی بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے۔ یاسین بیچارہ تو بھاگ بھاگ کر پہنچا تھا، جبکہ زمل ایک دن پہلے ہی پہنچی تھی۔ ساری ناراضگی، سارا غصہ اس کے قبول ہے کہنے تک ہی تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ وہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ سب باری باری آ کر اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ آج رات اسے یہاں سے نکل جانا تھا اور پھر اس کی واپسی شادی والے دن ہونی تھی۔ وہ بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اس کا دل اداس ہو رہا تھا۔ پھر تائشہ نے اس سے کہا کہ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ دن بہت اہم ہوتا ہے جب اس کی زندگی کسی اور کے نام لکھ دی جاتی ہے۔
ताशा की ये बात सुनकर वो एक बार फिर से रिलैक्स हो गया था। निकाह के थोड़ी देर के बाद ही वो अपने कमरे में जा चुकी थी। मेहमान तकरीबन जा चुके थे, अब सिर्फ घर के ही लोग थे और अब वो तन्हाई का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो ज़ाइला से जाकर मिले। बहराम ज़रा नंबर देना जानू साईं का, आज मैं इसकी जान नहीं छोड़ने वाला। यहाँ मेरा निकाह हो रहा है और वहाँ मैडम गायब है। अचानक जादम के कहने पर बहराम परेशानी से इसका चेहरा देखने लगा। फिर आगे पीछे देखते हुए संभल कर बोला, सॉरी यार, नंबर नहीं है मेरे पास, अभी तक वहाँ इसका नंबर नहीं है। चाचू को टाइम नहीं मिला, इसने सफाई से बहाना बनाते हुए बोला। फिर जानू साईं की बातें ना हो इसलिए फ़ोन करने का बहाना करके बाहर आ गया। इसे बाहर जाता देखकर दिल भी इसके पीछे आ गई थी। वो मोबाइल जेब में रखता टहलने लगा जब इसे अपने पीछे से दिल की आवाज़ सुनाई दी, कैसे भाई हैं आप? बहराम साईं, आपको ज़रा एहसास नहीं है वहाँ जानू साईं किस हाल में होगी? कुछ खाती-पीती भी होगी या नहीं? अब तो रो-रो कर इसने अपना हाल बिगाड़ रखा होगा और आप इसे ढूँढने की बजाय फालतू टाइम पास कर रहे हैं। आपको पता चल गया होगा अब तक कि वो नंबर किसका था? ये या उस शख्स का दोबारा फ़ोन तो किया होगा ना आपको? बहराम साईं, जानू साईं के बारे में सोचों को कैसे रहती होगी हमारे बगैर? हर पल आपका इंतज़ार करती होगी, कब इसका भाई आएगा और इसे बचाएगा। पर आप तो यहाँ इस तरह से इसे भूल रहे हैं जैसे आपको इसकी कोई परवाह ही ना हो। हाँ, नहीं है मुझे इसकी परवाह और ना ही मैं इसकी परवाह करना चाहता हूँ। क्या लगता है जानू साईं वहाँ आँसू बहा रही होगी, रो रही होगी, मुझे तुम्हें याद रो रही होगी, मुझे याद दादू साईं को याद कर रही होगी। नहीं, दिल दिल करदमशाह जानू साईं अब हमेरी जानू साईं नहीं रही बल्कि मिस्टर हुर्रम दाइम शाह सूरी बन चुकी है। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। इसके साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से खुद इस निकाह को ना सिर्फ़ कबूल कर चुकी है बल्कि बहुत खुश है। ना इसे इसका भाई याद है, ना इसे इसकी दिल-दीदा याद है और ना ही वो किसी दादो साईं को जानती है। हम सबको छोड़कर इसने हमारे ही ख़ानदान के कातिल के साथ शादी कर ली है। हाँ, इसने दाइम शाह सूरी के साथ निकाह कर लिया और वो बहुत खुश है इसके साथ। वो इसकी आँखों में झाँकता एक-एक लफ्ज़ छुपा कर बोला। ये बोलते हुए वो खुद कितनी तकलीफ़ महसूस कर रहा था, ये सिर्फ़ वही समझ सकता था। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, झूठ बोल रहे हैं ना आप ताकि आपको इसे ढूँढना ना पड़े, क्योंकि आप नाकाम हो चुके हैं। इसे ढूँढने में झूठ बोल रहे हैं ताकि आपके भाई होने का भरम रह जाए। मेरी जानू साईं ऐसा कभी नहीं कर सकती, कभी इस शख्स के साथ शादी नहीं कर सकती। इसके अंदाज़ पर दिल भी इंतहाई गुस्से से बोला इसके अंदाज़ पर दिल भी इंतहाई गुस्से से बोली थी। वो अपनी बहन के लिए इस तरह के अल्फ़ाज़ कैसे इस्तेमाल कर सकता था? लेकिन दिल का यकीन ना करना इसे मज़ीद गुस्सा दिला गया, इसीलिए जल्दी से अपने मोबाइल से दाइम की भेजी हुई वीडियो इसके सामने प्ले कर दी, जिसमें जानू साईं ना सिर्फ़ निकाह के लिए अपनी मंज़ूरी दे रही थी, बल्कि बहुत खुश लग रही थी। सुना तुमने, इस दाइम शाह सूरी का साथ कबूल है, इसे अपने बाप का कातिल कबूल है, इसे अपने ख़ानदान को तबाह करने वाले शख्स का साथ कबूल है। सुना तुमने? नहीं है वो हमारी जानू साईं, वो मिसेज़ दाइम शाह सूरी है। सुना तुमने? वो गुस्से से बार-बार मोबाइल को इसके सामने करते हुए घुराया, जबकि दिल बेयकीनी से वो वीडियो देख रही थी जब इसे अपने पीछे आवाज़ सुनाई दी। दादो साईं, इससे पहले कि दादो साईं गिरती, बहराम ने इन्हें थाम लिया। बहराम साईं, इन्हें क्या हो गया? दादो साईं प्लीज़ आँखें खोलें, वो परेशानी से इनके गाल थपथपाती हुई बोली, जबकि बहराम वक़्त ज़ाया किए बगैर इन्हें अपने बाजुओं में उठाए बाहर की तरफ भागा था। दादो साईं, आपने तो डरा ही दिया था। दादो साईं की तबीयत सँभलते ही बहराम इनके पास आया। अचानक बीपी हाई हो जाने की वजह से इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। वो तो शुक्र है बहराम वक़्त पर अस्पताल ले आया और इसके पीछे ही सब लोग पहुँचे थे। अचानक इनकी तबीयत की खराबी की वजह से सभी लोग परेशान हो चुके थे। डॉक्टर ने इन्हें अब आराम करने के लिए कहा था और सबको इन्हें तनहा छोड़कर बाहर जाने के लिए कह दिया, लेकिन उन्होंने बहराम को अपने पास रोक लिया। तब से लेकर अब तक वो इनके पास अंदर बैठा इनसे बातें कर रहा था, जबकि वो कुछ भी ना बोलते, वे बस इसका चेहरा देख रही थी। बहराम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इसे खामोश पाकर वो कहने लगी तो बहराम ने हाँ में सर हिलाया। बहराम, हमारी जानू साईं बहुत मासूम है, वो कुछ नहीं जानती। मैंने दिल और जानू साईं के सामने कभी भी इस हवेली के हादसे का ज़िक्र नहीं किया। वो जितना कुछ भी जानती है, नूर और ताशा के घर वालों से जानती है। इस हादसे के पीछे की हकीकत, इस हादसे के ज़िम्मेदार का नाम तक नहीं जानती। मैंने कभी इन लोगों के सामने इस बारे में ज़िक्र नहीं किया। दिल 5 साल की थी जब मैं इस हवेली से लेकर यहाँ आई। इसके बाद हम अक्सर ताशा से मिलने गाँव जाते रहते थे। जब किसी ने इसके दिमाग में ये बात डाल दी कि ये सब कुछ तुमने करवाया है, हवेली में आग लगाने के ज़िम्मेदार तुम हो और इसे
यही लगने लगा कि ये सब कुछ तुमने किया है। कच्चे ज़हन में डाली हुई बात को मैं निकाल नहीं पाई। मुझे जब ये बात पता चली कि दिल तुम्हें कसूरवार समझती है, तब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा गाँव तुम्हारे खिलाफ है। गाँव का बच्चा-बच्चा यही कहता है कि हवेली में आग बहराम शाह ने लगाई है और इसी वजह से दिल भी तुम्हें गुनहगार समझती है। लेकिन दाइम शाह सूरी कौन है, ये बात कोई नहीं जानता, ना दिल और ना ही जानू साईं। मैंने कभी इसका ज़िक्र अपने बच्चों के सामने नहीं किया। मैं हवेली की इस रात को राज ही बना कर रखना चाहती थी। मैं तो अपनी बच्चियों को इस सब से दूर कर देना चाहती थी। इस स्याह रात को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहती थी। लेकिन शायद वो स्याह रात कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बहरहाल मेरी जानू साईं बहुत मासूम है। वो दाइम शाह सूरी के असल चेहरे से वाकिफ़ नहीं है। वो लड़का जिसे हम तब बच्चा समझते थे, वो हमारा ख़ानदान तबाह कर गया। मुकद्दम शाह अपनी एक गलती की वजह से दाइम शाह को अपने घर ले आया। इसे लगा था कि इसरार शाह सूरी के बच्चों को पालकर वो अपना गुनाह का कफ़ारा करेगा। लेकिन वो कहाँ जानता था कि जिस बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, वही बच्चा इससे इसकी ज़िंदगी छीन लेगा। अगर दाइम शाह सूरी ने जानू साईं के ज़हन में अपनी कोई बात डालकर इसकी नज़रों में तुम्हें गुनहगार कर दिया, तो शायद इसके ज़हन से हम ये बात कभी नहीं निकाल पाएँगे। दाइम शाह सूरी तुम्हें हवेली के मकीनों का कातिल कहता है। जानू साईं इस बात को कबूल नहीं करती, लेकिन अब इसके निकाह में है। इसने दाइम की बात पर यकीन कर लिया, तो हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे और मैं अपनी पोती खोना नहीं चाहती। मुकद्दम शाह की बेटी मुकद्दम शाह के कातिल के निकाह में नहीं रहेगी। मेरी बच्ची को वापस ले आओ बहराम साईं, वो बहुत मासूम है। जानू साईं अपना ज़्यादा वक़्त दिल के साथ गुज़ारती थी और दिल से ही इसे ये बात पता चली थी कि तुमने हवेली में आग लगाई। दिल की वजह से ही वो तुमसे दूर रहती थी। इसे यकीन है कि तुम बेगुनाह हो, लेकिन दाइम इसकी नज़रों में तुम्हें गुनहगार साबित करके ही रहेगा। नहीं दादा साईं, आप परेशान ना हो, मैं हुर्रम को वापस ले आऊँगा। हमारी जानू साईं हमारे पास वापस आएगी। मैं अपनी बहन की नज़रों में कभी गुनहगार नहीं बन सकता। दाइम शाह सूरी के इस मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूँगा। मैं कल ही अपनी बहन को वापस ले आऊँगा और इसे बताऊँगा कि यह सब कुछ दाइम शाह सूरी ने किया है। वो कभी इस शख्स के साथ नहीं रहना चाहेगी, बेशक वो इस निकाह से कितनी खुश क्यों ना हो, लेकिन अपने बाप के कातिल को कबूल कभी नहीं करेगी। इसकी आँख खुली तो इसका फ़ोन बज रहा था। इसे अर्जेंट कहीं जाना था। वैसे तो इसका इरादा हुर्रम से इसकी शरारत के बारे में पूछने का था, लेकिन जब वो तैयार होकर बाहर आया, तो बड़ी अम्मा साईं इसके सर पर तेल की मालिश करते हुए इसके नाज़ुक नखरे उठा रही थी। वो इन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। कल तक ये लड़की इन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन आज इनके लिए कितनी ख़ास हो गई थी, वो इनके अंदाज़ से ये अंदाज़ा लगा चुका था। वो इन दोनों को डिस्टर्ब किए बगैर खुदाफ़िज़ कहता बाहर चला गया। पूनम जब सुबह से ही बोर हो रही थी, इसके वापस जागने पर भी कोई हंगामा ना होते देखकर मज़ीद बोर होते हुए मुँह बसूर गई। बड़ी अम्मा साईं, यहाँ सब लोग बोरिंग हैं, ख़ासकर आपके ये दाएम बाबा। मुझ पर तो गुस्सा ही नहीं किया, बल्कि मुझसे तो कुछ भी पूछा भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे खुदाफ़िज़ कह के भी नहीं गए। ये कोई शादी है भला? मेरी दादा साईं कहती हैं मेरे बाबा साईं जब काम पर जाते थे, आते ही सबके सामने मेरी अम्मा साईं से बातें करते थे। बहुत सारा प्यार भी करते थे। मेरी दादा साईं तो कहती हैं कि मेरे बाबा साईं सबसे ज़्यादा प्यार मेरी अम्मा साईं से करते थे। वो इनकी सारी बातें मानते थे। सारा ख़ानदान जानता था मेरे बाबा साईं को जो मेरी अम्मा साईं कहेंगी वही करेंगे। मेरे लाला साईं कहते हैं बाबा को सारे दिन में सोए अम्मा साईं का चेहरा देखने के अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं होती थी। मेरा मतलब है वो बहुत रोमांटिक थे। अब एक ये आपके दाइम बाबा हैं, खुदा हाफ़िज़ भी नहीं बोला मुझे। तुम चाहती हो वो तुम्हें रोमांटिक अंदाज़ में खुदा हाफ़िज़ कहे? बड़ी अम्मा साईं ने मुस्कुराते हुए इसकी बात पकड़ी। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कब बोला कि वो मुझसे रोमांटिक अंदाज़ में खुदा हाफ़िज़ कहें? नॉर्मल भी तो खुदा हाफ़िज़ बोला जा सकता है। वाइफ़ को वो इनकी बात पर झींक कर सफाई पेश करने लगी। वो शख़्स इससे एक कदम पे आगे आगे रखता था तो इसकी धड़कनें तेज़ हो जाती थी। कहाँ वो इसकी कुर्बत की ख्वाहिश कर सकती थी। जबकि इसके सुर्ख़ चेहरे को देखते हुए बड़ी अम्मा साईं ने ये दिल ही दिल में इसकी नज़र उतार रही थी। कल तक दाइम शाह सूरी अपनी ज़िंदगी में किसी औरत का तसव्वुर तक नहीं करता था। आज वो हुर्रम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए इनके सामने अपने दिल की हर बात रख चुका था। तुम्हारी अम्मा साईं, बाबा साईं की वफ़ात को कितने साल हो गए? इनकी बातों से बड़ी अम्मा साईं इस बात का अंदाज़ा तो लगा चुकी थी कि वो जो भी बातें अपनी माँ-बाप के बारे में जानती है, सब सुनी-सुनाई हैं। 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बाबा साईं मेरी अम्मा साईं से बहुत, बहुत, बहुत मोहब्बत करते थे। हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसा चाहने वाला कहीं नहीं था जैसे मेरे बाबा साईं थे।
इंशाअल्लाह दाइम बाबा भी बिल्कुल तुम्हारे पापा साईं जैसे होंगे। एक पल के लिए एक यतीम बच्ची की यतीमी का दुःख हुआ, लेकिन जिस जोश से वो अपने माँ-बाप के बारे में बात कर रही थी, बड़ी अम्मा साईं ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसकी बोलती बंद हो गई। वो तो इसकी हर बात को कहीं न कहीं दाइम से ही जाकर मिला रही थी। दादू साईं की तबीयत ठीक होने का इत्मीनान करके सब लोग अपने-अपने घर जा चुके थे और अब इसे अपने घर में भी सुकून नहीं मिल रहा था। सुबह 4 बजे से यहाँ से निकलना था और निकाह के बाद वो इसे एक बार भी नहीं मिल पाया था। क्या मेरा जाना सही होगा? वो मेरे साथ ठीक से बात करेगी या हमेशा की तरह लड़ेगी? बेचारी काफ़ी उदास लग रही थी। निकाह के बाद मुझे एक बार इससे मिलने जाना चाहिए। जाज़म साईं, जब तक तुम इसे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाओगी, वो कैसे तुम पर भरोसा करेगी? हाँ, तो और कैसे यकीन दिलाऊँ? निकाह तो कर चुका हूँ, अब इससे बढ़कर कोई यकीन होता है क्या? जाज़िम इसे अपने दिल को समझाते हुए बोला, जो कमबख्त ज़ाइला से अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए उकसा रहा था। लेकिन वो इस तरह से इसके सामने अपने जज़्बात का इज़हार नहीं कर सकता था। कुछ अना आड़े आ रही थी, तो कुछ इस की नेचर के मिज़ाज तो कुछ इस नकचड़ी के मिज़ाज ही नहीं मिलते थे। पहले तो सब कुछ ठीक कहता, बिगड़ा तो 2 साल पहले था, जब वो इसे कॉलेज से दोस्तों के साथ घर आने पर मना कर चुका था और इसे इस फ़िज़ूल ट्रिप पर भी नहीं जाने दिया। बस इस दिन से इसका मूड बिगड़ा था और अब तक बिगड़ा हुआ था। लेकिन इतनी-सी बात को लेकर वो सारी ज़िंदगी से खफ़ा तो नहीं हो सकती। वो इसकी मोहब्बत थी, वो इतना हक़ तो रखता था इस पर कि इसे किसी गलत राह पर जाने से रोक सके। हाँ, लेकिन शायद मैं इस दिन कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। वो 2 साल पहले की बात सोचते हुए बुड़बुड़ाया। हाँ, तो इसकी अपनी अकल भी तो घुटनों में है, जाज़िम के दिमाग ने कहा, लेकिन दिल तो फिर से इस ज़ालिम हसीना की ही साइड लेता था। बस जाज़िम साईं बहुत हुआ, जाओ मिल आओ जाके अपनी मनकूहात और कहो इससे कि वो तुम्हारे लिए क्या है, अगर मोहब्बत कर ही ली है तो निभाओ इसे। इस तरह से नहीं चलेगा, वो लड़की है, कभी पहले अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करेगी। तुम्हें खुद ही इसके पास जाना होगा और अगर मोहब्बत का दावा कर ही लिया है तो थोड़ा-सा झुक जाओ। हो सकता है मोहब्बत में एक बार झुकने से इस ज़ालिम हसीना को अक्ल आ जाए, क्योंकि इसकी तो कमर की हड्डी बहुत मज़बूत है, तो कभी इसके सामने नहीं झुकेगी और अना पर ज़िंदगी बर्बाद कर देना सिर्फ़ बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। जाज़िम जानता था कि वो भी अपने दिल में इसके लिए ख़ास मकाम रखती है, इसीलिए तो हर मुमकिन तरीके से तंग करने के बावजूद भी वो इससे किनारा कशी नहीं करती थी। मिसेज़ ज़ायला, जाज़िम जुनैद ख़ान आ रहा हूँ। मैं इसने जल्दी से फ़ैसला किया और दरवाज़े की तरफ जाने लगा, लेकिन बाहर सोफ़े पर चुड़ैल ज़मल अभी तक बाहर बैठी न जाने क्या कर रही थी। अगर इसके सामने बाहर गया तो वो हज़ार सवाल पूछेगी। इसलिए खामोशी से वापस अपने कमरे में आया और आराम करने के लिए बेड की तरफ जाने की बजाय अपनी खिड़की से नीचे की तरफ कूद गया। ये तो जाज़िम और शाज़िम का फ़ेवरेट काम था। जब तायशा की तरफ से इन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके यही काम करते थे। वो घर वापस आया तो हुरम कल की तरह बेड के दरमियान तकियों का बॉर्डर बनाए आराम से नींद ले रही थी। कल ही इसे इस्लामाबाद के लिए निकलना था, जिसकी तैयारी में आज सारा दिन गुजर गया। इनका वलीमा 1 महीने के बाद इनकी हवेली में तय पाया था। सुबह वाली इसकी शरारत को याद करते हुए मुस्कुराते हुए इसके करीब आया। वो इतनी गहरी नींद में थी कि इसकी मौजूदगी को महसूस ही ना कर सकी। शहज़ादी, कल से हमारा सफ़र शुरू होगा, जिसमें हम दोनों एक साथ होंगे। कल से तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी को भुलाकर मेरे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी। थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगा कल से, लेकिन तुम तो ख़ास हो, तुम्हारे लिए वक़्त निकाल लूँगा। निकाह से 2 दिन पहले ही जानू साईं ने इसे एड्रेस दिया था, जो उनके इस घर का था जहाँ से वो किडनैप हुई थी। जानू साईं ने कहा था कि हो सकता है वहाँ से इसे इसके भाई का नंबर मिल जाए और वो अपने भाई से राब्ता कर सके। वो जल्द से जल्द अपने घरवालों को बताना चाहती थी कि इसने दाइम से निकाह कर लिया है। कागज़ का टुकड़ा अपनी जेब में डाले वो इसे बिल्कुल भुला ही चुका था, लेकिन अब वो ये सोचने लगा कि वो कल क्या बहाना बनाएगा, क्योंकि इसके कहने पर इसके घरवालों को पता करने का कोई फ़ायदा तो था ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता था। जो झूठी कहानी वो इसके सामने बना चुका था, वो तवील से तवील तर होती जा रही थी। वो ये कहानी ख़त्म कर देना चाहता था, हुर्रम को सब हकीकत बताकर। वो इसके भाई का असल चेहरा इसे दिखाना चाहता था, इसे बताना चाहता था कि किस तरह से अपनी ज़िद और गुस्से में आकर इसने हवेली को आग लगाई और फिर इस पर इल्ज़ाम लगा दिया। वो इसके सामने अपनी बेबसी का इज़हार करना चाहता था, इस बेबसी का इज़हार जो वो 10 साल तक बिना किसी गुनाह के जेल की चारदीवारी में सहता रहा, और इसे यकीन था अपने भाई की हकीकत जानने के बाद वो इसका यकीन ज़रूर करेगी और इसी का साथ देगी। फ्रेश होने के बाद वो बेड पर आया और कल की तरह सारे तकियों को इसकी तरफ ज़मीन पर गिराकर आने लगा कि सुबह उठकर वो खुद ही सोचे कि ये इसने खुद नींद में किया है। इसने खुद गलती से उठा दिए हैं नींद में शायद, इसे पता नहीं चला, जिस तरह आज सुबह वो सोच रही थी, क्योंकि दाइम नहीं चाहता था
کہ इसकी शहज़ादी का एतमाद इस पर किसी भी तरह इस पर डगमगाए, लेकिन इससे दूर रहना भी इसके बस में न था। खामोशी से इसका खूबसूरत चेहरा देखता मर्जी के इन दिनों के बारे में सोचने लगा माजी के इन दिनों के बारे में सोचने लगा। हुरिया जी हुरिया हुरिया जी मैं कमरे में आ जाऊं? 12 साला शौक सा बच्चा शरारती अंदाज में कमरे के अंदर झांकते हुए पूछने लगा। वो कभी भी इस आंटी के घर नहीं आंटी करके नहीं बुलाता था। इसे देखते हुए हुरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इसने मुस्कुराते हुए इसे अंदर आने की इजाज़त दी थी। आपके शौहर साहब कहाँ हैं? अंदाज में अब भी शरारत थी। वो घर पर नहीं है, किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर गए हैं। हुरिया हुरम के कपड़े बदल कर इसे गोद में रख कर बोली, शुक्र है इनके होते हुए तो मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। क्यों क्यों कहते हैं कि इनके घर आने के बाद आप पर सिर्फ इनका हक है। इसे यहाँ आए हुए अभी चंद दिन ही हुए थे, लेकिन हुरिया के साथ इसकी दोस्ती बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसका इजहार वो कई दफ़ा मुकद्दम के सामने भी कर चुका था। इसने मुकद्दम को ये भी कहा था कि हुरिया इसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें मुकद्दम ने इसे कहा था कि ये या तो मेरी मिसेज को आंटी कहकर बुलाया करो, अगर आंटी बोलने में मसला है तो बाजी आप ही दीदा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हुरिया कभी मत कहा करो, क्योंकि हुरिया कहती थी कि इसके मुंह से अपना नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दाइम शाह सूरी भी अपने नाम का एक था। मुकद्दम को तंग करने के लिए इसने हुरिया को हुरिया जी कह कर दिया था। और तो और ये भी कहता था कि काश कुछ साल पहले वो पैदा हुआ होता तो मुकद्दम के तो कोई चांस नहीं थे। वैसे हुरिया जी, हम वापस मुल्तान चलेंगे तो मैं आपको अपने स्कूल लेके जाऊंगा और सबसे मिलाऊंगा। मेरे दोस्त आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे और मेरी टीचर भी। मुकद्दम इससे कई दफ़ा साफ अल्फाज में कह चुका था कि अब से वो वापस मुल्तान नहीं जाएगा, बल्कि यही इसकी हवेली में इन लोगों के साथ रहेगा। लेकिन वो कह देता कि इस हवेली में वो मेहमान है, आज नहीं तो कल इसे वापस जाना ही है अपने असल घर। हाँ, और वहाँ पर तो ना ना पर तुम ना सबके सामने मुझे मेरे नाम से बुलाओगे तो तुम्हारे टीचर तुम्हें बदतमीज़ कहेंगे। ऐसे कि अपने से बड़ी औरत को तुम नाम लेकर पुकार रहे हो। हुरिया मुस्कुराते हुए हुर्रम को थपकी सुलाने की कोशिश कर रही थी। अगले महीने इसकी पहली सालगिरह थी, जिसे लेकर हवेली में इंतज़ामात अभी से स्टार्ट हो चुके थे। अरे! इसमें बदतमीज़ी वाली कौन-सी बात है? हम सब दोस्तों को एक-दूसरे के नाम से ही पुकारते हैं ना। तो आप तो मेरी दोस्त हो, इतनी प्यारी-सी क्यूट-सी, और वो आपके हिटलर शौहर और दूसरा आपका बेटा मुझे इस प्यारी-सी बेबी को टच भी नहीं करने देता। वो लगे हाथ से इससे बहराम की भी शिकायत कर चुका था, लेकिन फिर भी हुरिया बेचारी बहराम को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि खानदान का पहला बच्चा होने की वजह से वो हर किसी की आंखों का तारा था। मुकद्दम के अलावा और कोई इससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, जिसका फायदा भी बहुत खूब उठाता था। जब से दाइम यहाँ आया था तब से ही करदम दादा साईं और मुकद्दम के अलावा जुनैद भी इसे काफ़ी ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। वजह इनकी इनकी वजह से इसका यतीम होना था। और इसके बाद धड़कन, हुरिया या ताशा, सब लोगों के लिए ही वो अहम होता जा रहा था और सबके लाडले बहराम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बड़ों पर तो इसका रौब चलता नहीं था, लेकिन जमल, जाज़िम, शाज़िम और अब तो जानू साईं भी इसकी बात मानती थी। सबको ही इसने इस लड़के दाइम शाह सूरी से दूर रहने के ऑर्डर दिए थे। और इनमें से कोई भी बहराम की बात नहीं टालता था, क्योंकि वो सब लोग एक ही टीम में थे और बहराम इस टीम का लीडर था। लेकिन दाइम को हूरम बहुत अच्छी लगती थी। इसकी छोटी-छोटी शरारतें, हाथ-पैर मारना, अपने आप से बातें करना, हर अदा दाइम को बहुत अच्छी लगती थी। और धड़कन जी का बेबी बिल्कुल छोटू सा था, लेकिन इस पर भी बहराम की हुकूमत थी। इसकी अपनी बहन भी 4 साल की थी, लेकिन ना तो वो चलती थी, ना ही बोलती थी, बस खामोशी से मम्मा के साथ बेड पर पड़ी रहती थी। और मम्मा कहती वो स्पेशल है, सबसे अलग। वो सबसे अलग तो थी, लेकिन इससे बातें नहीं करती थी, इसके साथ खेलती नहीं थी। और जब से यहाँ आया था बिल्कुल तन्हा हो चुका था। हवेली के बाकी बच्चों को इसके साथ खेलने से बहराम ने सख्ती से मना कर रखा था। हवेली के बच्चे इसके साथ खेलना तो दूर, बात करना पसंद नहीं करते थे। बच्चों का इससे दूर रहना घर के बड़े भी नोट कर चुके थे, लेकिन बच्चों के छोटे-छोटे मामलात में वो पढ़कर भी क्या कर सकते थे? इसीलिए इन्हें इनके हाल पर छोड़कर दाइम को अलग से वक़्त देना शुरू कर दिया, क्योंकि बहराम से बात करके कोई हल नहीं निकला था।
वो भी अब इसी हवेली का बच्चा था, बच्चों ने आज नहीं तो कल कबूल कर लेना था। इसकी माँ तो अपने कमरे से निकलती नहीं थी और बहन का होना ना होना बराबर था। वो प्यारा-सा बच्चा बहुत जल्द इस पूरे ख़ानदान की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर चुका था। यहाँ क्या कर रहे हैं? ये यकीनन मेरी बीवी को तंग कर रहा होगा। हर रोज़ की तरह आज भी अपने आने से पहले ही इसे कमरे में देखकर मुकद्दम मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रहा हूँ मुकद्दम साईं, और ये दोस्ती कब हुई दाहिम साईं? एक नज़र हुरिया की तरफ देखता इसकी गोद से अपनी नन्ही सी जान को उठा चुका था। जब आप घर पे नहीं होते तब हम लोग दोस्त ही होते हैं, और फिर जब आप घर आ जाते हैं तब मेरे दोस्त ही गुम हो जाती है। सोचता हूँ मैं हुरिया जी से शादी कर लूँ, फिर ये हमेशा मेरे पास रहेंगी जिस तरह से आपके पास रहती हैं। वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए अपनी दोस्त को अपने पास रखने का काफ़ी मज़बूत तरीका निकाल चुका था, जिस पर जहाँ मुकद्दम ने इसे घूरा वहीं हुरिया से अपनी हँसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। बेटा अपनी उम्र की ढूँढो, मेरे वाली 50 मान ना मारो तो बेहतर होगा वरना उल्टा लटका दूँगा। वो इसे वार्न करने वाले अंदाज में कहता हुआ बेड पर आ बैठा। हुरिया जी आप कहें अपने शौहर को कि आप हमेशा मेरी दोस्त बन के रहना चाहती हैं और आप मुझसे शादी करेंगी। हुरिया की तरफ देखते हुए इसकी रजामंदी पूछने लगा। जबकि मुकद्दम साईं के सामने बैठे हुए हुरिया इतनी बड़ी खता तो कभी नहीं कर सकती थी। कहकर दिखाओ पे देखना मैं क्या करता हूँ। इसे अपनी तरफ देखते पाकर मुकद्दम ने चैलेंज करते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खुद प्यारी सी दुल्हन ढूँढ कर लाऊँगी जो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बन जाएगी और कोई इसे तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। वो यकीन दिलाने वाले अंदाज में बोली, जबकि इसके पार्टी बदलने पर जहाँ मुकद्दम खुश था वहीं दाहिम का चेहरा उदास हो गया। मुझे बिल्कुल आप जैसी लड़की से शादी करनी है। कुछ देर इन दोनों को घूरने के बाद आखिर वो मानते हुए बोला, अल्लाह करे तुम्हें बिल्कुल मेरी जैसी ही दुल्हन मिले, क्योंकि ये दुल्हन बुक है। हुरिया के जुमले को मुकद्दम ने मुकम्मल किया था, जिस पर हुरिया ने घूर कर इसे देखा, लेकिन इसकी घुरियों की परवाह किए बगैर ही वो शरारत से आंख दबा गया। बच्चे के सामने तो लिहाज करें, हुरिया घूरते हुए बुड़बुड़ाई, बच्चा नहीं पूरा अफलातून है ये। अभी से ही मेरी बीवी जैसी बीवी चाहिए। मुकद्दम दिलकशी से मुस्कुराते हुए बोला, अल्लाह करे इसे बिल्कुल मेरी जैसी दुल्हन मिले। हुरिया ने इसे देखते हुए दिल से दुआ दी। और मेरी बीवी की जान छोटे आमीन सुम आमीन। मुकद्दम ने इस बात मुकम्मल की। दाइम माज़ी की भूल-भुलैयों से निकलता अभी तक हुर्रम का मासूम चेहरा देख रहा था। हुरिया की दुआ कबूल हुई थी। इसे बिल्कुल हुरिया जैसी मासूम दुल्हन मिली थी। कोई भी इसे देखकर कह सकता था कि ये हुरिया की बेटी है। काश आप आज भी मेरे साथ खड़े होते मुकद्दम साईं, मैं आपको बताता देखें मेरी दुआ कैसे कबूल हुई है। इंतहाई नरमी से हुर्रम के माथे पर बोसा देते अपने सराहने पर सर रख चुका था। मेरी मासूम सी शहज़ादी, तुम अपने माँ-बाप की दुआओं का सिला हो। वो दोनों खुद तुम्हें मुझे दे कर गए हैं। अब तुम्हें मुझसे दूर और कोई नहीं कर सकता। ये मोहब्बत भी कितनी ज़ालिम चीज़ है ना, इंसान से वो काम भी करवाती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। कौन जानता था जाज़िम जैसा होनहार पुलिस इंस्पेक्टर चोरों की तरह अपने मनकोहा के घर में रात को आएगा। लेकिन मोहब्बत की है, अब निभानी तो पड़ेगी। आज 4 बजे वो जहाँ से किसी ज़रूरी काम के लिए जाने वाला था, आज से इसका काम शुरू होना था। इससे पहले वो एक बार ज़ाइला से मिलना चाहता था, इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। वो अपनी बीवी को खुद से मज़ीद बदगुमान नहीं कर सकता था। इसीलिए आज इसने यहाँ आने का फ़ैसला किया था। अपनी अना, अपना गुरूर एक तरफ रखकर वो ज़ाइला से वो कहने आया था जो इसके और इसके रिश्ते को निखार सकता था। और इसे यकीन था इसका इज़हार सुनने के बाद ज़ाइला भी इससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह पाएगी, क्योंकि ये तो वो भी जानता था कि ज़ाइला भी इससे मोहब्बत करती है। वो बड़ी मुश्किल से ज़ाइला के कमरे तक पहुँचा था, क्योंकि यासीन बाहर किसी से फ़ोन पर बातें करने में मसरूफ़ था और इसका अंदाज़ बता रहा था कि जिससे वो बातें कर रहा है वो बहुत ही अहम हस्ती है। वैसे चुप-चुपाकर ज़ाइला के कमरे की तरफ आया, लेकिन आगे कमरा अंदर से लॉक था। हद है बेवकूफ़ लड़की, कौन चोर पड़ रहे थे आधी रात को? वो गुस्से से कहता हुआ वापस बाहर की तरफ जाने के लिए यासीन से छुपकर नीचे आया था। इसके कमरे की खिड़की काफ़ी ऊँची थी, लेकिन मिलना तो है। चलो जाज़िम बेटा, बहुत चोरों को सीधे रास्ते लगाया है, आज तो ज़रा उल्टे रास्ते लग, वो खुद से कहता हुआ पाइप चढ़ने लगा। देख लो ज़ाइला जानी, तुम्हारी मोहब्बत में मैं क्या नहीं कर रहा, और अब भी तुम मुझसे मुँह बनाकर बात करती हो जैसे मुझ पर कोई एहसान कर रही हो। ख़ैर इन सब बातों का बदला तो मैं तुमसे शादी के बाद लूँगा, फ़िलहाल तुम तक पहुँच जाऊँ वो यही बहुत बड़ी बात है। वो पाइप चढ़ते हुए बड़ी मुश्किल से बोल रहा था। कमरे के अंदर अचानक इसे देखकर ज़ाहिरा परेशान हो चुकी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे देखकर गुस्से से बोली, जबकि इसके गुस्से पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। देखने आया हूँ निकाह के बाद दुल्हन कैसी दिखती है। वो शरारत से इसके करीब आकर रुका था। जाज़िम प्लीज़, इस वक़्त मैं तुम्हारे बिल्कुल मुँह नहीं लगना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से। वो गुस्से से मुँह फेर गई, जबकि इसके अंदाज़ पर अब जाज़िम को गुस्सा आने लगा था।
एक तो वो इतनी मुश्किल से यहाँ आया और शायद आयला अपनी हरकत को भूल चुकी थी, कितनी शर्मिंदगी हुई थी सब ऑफिसर्स के सामने, और अब भी इसके सामने ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी। बस अब बहुत हो चुका, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? निकाह हो चुका है, आज हमारा बीवी हो तुम मेरी, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। बीवी नहीं, मुलाज़िमा कहो या ख़ानदानी बीवी, तुमने मुझसे निकाह किस मकसद के लिए किया है, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। क्या कहा था तुमने? तुमने उस लड़की से शादी करोगे जिससे तुम्हारी अम्मा साईं कहेंगी, और फिर दूसरी शादी तुम अपनी पसंद से किसी लड़की से करोगे। जाओ, ख़ानदानी बीवी मिल गई तुम्हें, अब अपनी पसंद से की किसी और से शादी कर लो। इसे कहते वो दोबारा मुँह फेर चुकी थी। बेवकूफ़ लड़की, किस ज़माने की बातें कर रही है? मैं तुमसे कुछ और बात करने आया हूँ, वो उसे समझाते हुए बोला। शायद वो इससे ज़रूरत से ज़्यादा बदगुमान थी। क्या बात करने आए हो? यही बताने आए हो ना कि अब से मैं तुम्हारी गुलाम हूँ, तुम्हारे निकाह में आ चुकी हूँ, जो तुम चाहोगे वही करूँगी, तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। अब मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती, मुझे तुम्हारे इशारों पर चलना होगा। यही सब कहने आए हो ना? बस अब जाओ यहाँ से, फ़िलहाल मैं तुम्हारे इशारों पर नहीं नाच सकती, मैं अपने बाप के घर पे हूँ। वो गुस्से से बोली, जबकि इसकी बकवास सुनने के बाद जाजिम का तो जैसे दिमाग घूम कर रह गया। हाँ, यही सब कहने आया हूँ मैं तुम्हारे लिए, ये निकाह गुलामी है ना? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे शादी करके तुम मेरी मुलाज़िमा बन जाओगी तो बिल्कुल ठीक लगता है। तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम्हें बीवी बना के रखा जाए। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे इशारों पर नाचने का? चलो ठीक है, आज से अपनी साँसें भी मेरे नाम कर दो, क्योंकि अब मैं इन्हें भी अपनी मर्ज़ी के बगैर चलने नहीं दूँगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे मोहब्बत से बात की जाए। मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैं यहाँ आ गया। ये शादी तुम्हारे लिए गुलामी है ना? तो आज से तुम मेरी गुलाम हो, लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो कि गुलाम किसे कहते हैं। जाओ अपने बाप के घर पर ये 10 दिन जी लो, क्योंकि इसके बाद मेरे घर में आने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या औकात है मेरी ज़िंदगी में। और जिस रास्ते आया था इसी रास्ते पर लेट गया। वो इसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने आया था, और ये बेवकूफ़ लड़की इसकी मोहब्बत को गुलामी का नाम दे रही थी। अपनी बेवकूफ़ाना सोच को न जाने किस हद तक ले जा चुकी थी, और अब वो इसका दिमाग शादी के बाद ही ठिकाने लगाने का इरादा रखता था। लेकिन आज इसकी बातें सुनकर जाज़िम को बहुत अफ़सोस हुआ था। ये निकाह इसके लिए गुलामी था। जाज़िम के निकाह में आने के बाद वो अपने आप को ख़ानदानी बीवी और इसकी मुलाज़िमा कह रही थी। कितनी गलत सोच रखती थी वो इसके बारे में। लेकिन अब जाज़िम ने सोच लिया था, वो इसकी सोच को इसी के अंदाज़ में ठीक करेगा। वो अपने आप को इसकी ख़ानदानी बीवी समझती है तो यही सही, लेकिन इस बार वो इसे आसानी से माफ़ हरगिज़ नहीं करेगा। जी, आज के लिए इतना ही। अब बाकी की जो नेक्स्ट एपिसोड है वो मैं कल लेकर फिर हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।